बिल्कुल नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कितने तक का लोन लेना एक सेफ साइड होके चलने जैसा होता है? जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है पहले तो उसको एग्जीक्यूशन और प्लानिंग बहुत ध्यान से करनी चाहिए। अच्छा, बिजनेस अगर फेल हो गया हम्म। तो लोन का क्या होगा? जब आप कोई भी बिजनेस रन करते हो वो एक रिस्क क्या है कि आप बिजनेस चला रहे हो, आपने जो अपना कैपिटल लगाया है वो घूम के वापस आएगा या नहीं आएगा, आप जो बिजनेस चला रहे हो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। आप हर कोशिश करोगे बैंक को जो पैसा है वो टाइम से पहुंचे, बट इन केस अगर नहीं हो पाता है तो बैंक आपको चांस देता है, आप 6 महीने और ले लीजिए, मैं रिस्ट्रक्चर कर देता हूँ। सिबिल एक ऐसी आज की तारीख में नेसेसिटी है जो आपका कैरेक्टर बताती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल वर्थ। लोग शादी करने से पहले भी सिबिल चेक करते हैं। सच में? जी। क्यों बिजनेस लोन कोई ले रहा होता है तो ऐसी क्या चीज है जो ये जो बैंक वाले वो चेक करते हैं बहुत सीक्रेटली, जो हम लोगों को आज तक नहीं पता है? तो मैक्सिमम लोग प्रेफर करते हैं कि हमारी मदर के नाम पे घर हो, पर उनके नाम पे लोन तो हो नहीं सकता। तो क्या ये पॉसिबल है कि लोन किसी और के नाम पर हो और घर जो है वो किसी और के नाम पर है? लोन्स लेने से पहले का एक ऐसा ब्रूटल सच जो कोई नहीं बताता। देखिए, ये तो आप राज की बात सारे उगलवा रहे हो। गारंटर होने का क्या मतलब है कि अगर इन केस आप लोग नहीं दे पाते हो, आई एम से गारंटी का मतलब आई एम गारंटी यू कि ये दे देगा, अगर नहीं देगा तो मैं दूंगा। राइट। एक गलत लोन और आप सालों तक ईएमआई के जाल में फंस सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि लोन देने से पहले बैंक क्या कैलकुलेट करता है और कैसे एक सेम इनकम के बाद भी किसी का लोन अप्रूव हो जाता है और किसी का रिजेक्ट? आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मिस्टर विपुल भाटिया के साथ, हु इज अ डायरेक्टर एट बिग पॉकेट, और वो हमें बताने वाले हैं लोन्स की ऐसी सच्चाइयां जो कि अक्सर बैंक्स और एजेंट्स नहीं बताते। आज की ये कॉन्वर्सेशन आपका पैसा, फ्यूचर और बिजनेस तीनों ही बचा सकती है। अगर आपने बैंक से लोन लिया है या फ्यूचर में लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस एपिसोड को मिस करना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। वेलकम टू पॉडकास्ट विद आशी विपुल जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू एंड वेलकम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, सो लोन्स के बिजनेस में हैं आप, राइट? जी। ये क्या मतलब शुरू से कुछ दान वगैरह करने का शौक था या फिर बाई चांस एंट्री हुई है? नहीं, लोन्स के दान, देखो लोन्स का बिजनेस है, दान करने का नहीं, ठीक है। सो लोन लेते हैं तो वापस भी लेना होता है। सो हुआ क्या कि जब मैंने अपना करियर की शुरुआत की तो मेरी माय फर्स्ट जॉब विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एंड इवेंचुअली जिस डिपार्टमेंट में मुझे डाला गया वो लोन्स की अंडरराइटिंग का ही डिपार्टमेंट था। ओके। तो बस वहीं से ही शुरू करते करते एक एक स्टेप ऊपर चढ़ते गए। काफ़ी साल मैंने बैंक में दिए अंडरराइटिंग में, इन लोन्स ओनली। और देन केम अ टाइम जब सोचा कि अब बस अब बहुत हो गई जॉब, अब कुछ अपना करते हैं। सो फिर हमने अपना काम शुरू किया। ओके, सो आपने अपना काम शुरू किया बिग पॉकेट के नाम से, Yes. एंड कब शुरू हुआ था ये? So this company was started in February 2011. 2011? 11, It's yes. been 15 years now. Yes. वाओ, it's been आपने 15 15th years. एनिवर्सरी सेलिब्रेट की होगी इस बार। Yes, बिल्कुल की थी। पार्टी नहीं दी आपने। ओके, सो एक बहुत मेजर क्वेश्चन कि अगर कोई बिल्कुल नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कितने तक का लोन लेना एक सेफ साइड होके चलने जैसा होता है? So देखिए, जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है पहले तो उसको एग्जीक्यूशन और प्लानिंग बहुत ध्यान से करनी चाहिए। मुझे एग्जैक्टली कितनी कैपिटल की ज़रूरत है। सो अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो एक बहुत बड़ी विडंबना है भारत में कि नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना इंसान को अपनी ही जेब से पैसा लगाना पड़ता है। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ पर वो न्यू बिजनेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए कुछ फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, बट अगेन वो गवर्नमेंट बैंक से लेना है और वो सिस्टम इतना लंबा है कि कॉमन मैन ना वो सोचता है कि यार ठीक है मैं अपने पैसे से कर लूँगा। सो अगर आपको नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसा लेना ही है, सो मुझे लगता है नॉट बियॉन्ड 20-30%। अच्छा, राइट। सो 20-30% ऑफ 20-30% ऑफ टोटल कैपिटल जो आपको लगता है कि आपके बिजनेस में चाहिए टू स्टार्ट। अच्छा। सो उससे दो चीज़ें होती है। एक तो 20% अगर आपके पास डेट है स्टार्टिंग से, आइडियली तो आपको अपने ही पैसे से शुरू करना चाहिए, आपको डेट लेके शुरू नहीं करना चाहिए। बट इफ़ यू हैव अ प्लान ऑन द टेबल और उसका एग्जीक्यूशन, यू आर कॉन्फिडेंट एनफ कि आप उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से कर लोगे, तो बाहर से लेना भी कोई बुरा आइडिया नहीं है। बट 20-30% मैं इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि उसकी कॉस्टिंग आपको इनिशियल डेज में थोड़ा सा पिंच नहीं करेगी। आपको इनिशियल डेज में काम चलने के लिए समय चाहिए। करेक्ट। राइट। सो पंजाबी हो तो पंजाबी में एक कहावत होती है, पहले साल हट्टी, दूसरे साल चट्टी और तीसरे साल खट्टी। सो क्या होता है कि पहले साल तो आप हट्टी जमाने में यानी दुकान जमाने में लगा लेते हो। दैट मीन्स कि आपको सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें देखनी है, बिजनेस सेटअप करना है, रूल एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करना है, तो वो सब लग जाता है। देन सेकंड ईयर में जाके कहीं खर्चा ही हो रहा होता है, अभी तक कमाई आनी शुरू नहीं हुई, चट्टी है अभी तो लग रहा है जेब से। तीसरे साल जाके खट्टी यानी कुछ खटना, पंजाबी में खटना वर्ड इज कुछ प्रॉफिट कमाना। तो ये जो कहावत पुरानी बनी हुई है बुजुर्गों की, बिल्कुल सही है। और बैंक भी आप देखोगे ना, ज्यादातर प्रोडक्ट्स के अंदर बैंक बोलता है आपको एटलीस्ट 3 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए काम के लिए। अच्छा। राइट। तो आप कोई भी प्रोडक्ट अगर उठाओगे, इन मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स बैंक सेज कि एटलीस्ट 3 साल तक से आप काम कर रहे हो तो मैं आपको लोन देता हूँ। ओके। लेकिन अब किसी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ही जरूरी हो तो फिर तो बैंक्स नहीं देंगे ऐसे केसेस में लोन? बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं बिल्कुल एकदम लेमैन हूँ और मुझे नया बिजनेस शुरू करना है तो आप पैसा दे दोगे? आप सबसे पहले ये सोचोगे कि मैं दे तो रहा हूँ, वापस कैसे आएगा, क्या ये बंदा कैपेबल है वापस करने के लिए? अब क्योंकि बैंक के लिए तो हर एक नया कस्टमर है, बैंक उसको पुराना नहीं जानता है। हम आपसदारी में अगर किसी से मनी बोरो करते हैं तो वो हमें जानते हैं, हमारी फैमिली बैकग्राउंड को जानते हैं, उनको पता है कि अगर ये नहीं देगा तो इसकी फैमिली के पास चला जाऊंगा, या इसका एक घर है स्टेबल है वहाँ जाऊंगा तो पैसा कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बट बैंक के लिए तो हम एक नए कस्टमर है, वो हमें जानता नहीं। वो हमें कैसे जानेगा? हमारे पुराने क्रेडेंशियल्स से। अभी तो बिजनेस ही नया है तो क्रेडेंशियल्स बने ही नहीं। तो बैंक अपने पैसे को बहुत सेफ रखना चाहता है। बैंक ये नहीं चाहता कि मैं किसी भी ऐसे कस्टमर को पैसा दूं जिसको बिजनेस करना आता नहीं है। राइट। और बिजनेस करना आता है आपको ये कैसे पता लगेगा जब तक आप बिजनेस करोगे नहीं? एब्सोल्युटली। सो मार्केटिंग बहुत गिमिक्स हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है, बट एक्चुअल में अगर आप अंदर की बात पूछोगे तो बैंक्स भी न्यू स्टार्टअप लोन्स के लिए बहुत ज्यादा गंगो नहीं है। ओके। तो प्रोडक्ट है, और अगर कोई बहुत शिद्दत से बैंक के पीछे पड़ जाए, नहीं चाहिए, आप बताइए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे, मैं लाके दूंगा, तो हो सकता है बैंक 10 में से 2 एप्लीकेशन अप्रूव भी कर दे। लेकिन अगर वही हम केस को ऐसा कर दें कि कोई एक अपना बिजनेस कर रहा था जो कि बहुत अच्छा चल रहा है एंड नाउ ही वांट्स टू स्टार्ट अनदर बिजनेस, एब्सोल्युटली, ठीक है, तो वो तो एक स्टार्टअप में काउंट होगा। तो क्या उसके बेसिस पे उसको लोन मिलना इजी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट रहेगा। कैसे रहेगा? अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो अगेन बैंक सिर्फ उस नए बिजनेस को होली एंड सोली फंड नहीं करेगा। बैंक कहेगा आपका जो पुराना बैकग्राउंड है मैं वो देखूंगा। सो बैंक आपके पुराने बैकग्राउंड देखेगा, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है उसको देखेगा, आपने वो पिछले 3 साल कैसे चलाया है, अगर वो प्रॉफिटेबल है। और बैंक में आस्क, और इन मेनी केसेस बैंक विल आस्क फॉर अ गारंटी ऑफ ओल्ड बिजनेस। अच्छा। कि मैं पैसा तो दे रहा हूँ नए बिजनेस में काम करने के लिए, बट मुझे गारंटी दे दो कि अगर ये बिजनेस नहीं चुका पाया तो आपके पास बैकअप क्या है, मेरा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो चुकाएगा ये पैसा। बट तो इस तरीके से तो वो उसके ऊपर भी लोन आ गया जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है। देखिए उस डायरेक्ट लायबिलिटी नहीं है पुराने बिजनेस की, बट यस बीइंग अ गारंटर, अगर पहला बिजनेस जो फेल हो जाता है रीपे करने में, देन द लायबिलिटी कम्स टू द सेकंड बिजनेस। अच्छा, मतलब वैसे शो नहीं होता है लोन कोई उस कंपनी के ऊपर? नहीं, सिबिल में शो होता है बट एज अ गारंटर शो होता है। अच्छा, ओके। देयर आर 2 थिंग्स, एक तो आप एप्लीकेंट हैं या को एप्लीकेंट है, वन थिंग इज आप गारंटर हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ लायबिलिटी बहुत थोड़ा सा फर्क है, इट्स अ थिन लाइन। कैसे कि अगर मैं एप्लीकेंट या को एप्लीकेंट हूँ तो डायरेक्ट एंड फर्स्ट लायबिलिटी इज माइन, राइट। गारंटर होने का क्या मतलब है कि अगर इन केस आप लोग नहीं दे पाते हो, आई एम से गारंटी का मतलब आई एम गारंटी यू कि ये दे देगा, अगर नहीं देगा तो मैं दूंगा, राइट। गारंटी का मतलब तो एक्चुअली यही होता है। बिल्कुल। कितने लोग देते हैं वो बात अलग है, वो कलेक्शन की फिर उसमें नहीं जाते हम, बट यस होता क्या है कि गारंटी, इफ यू आर गारंटर इन सम लोन देयर इज सम लायबिलिटी ऑन योर पार्ट। रिकवरी पे भी एक पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, बिजनेस अगर फेल हो गया तो लोन का क्या होगा? देखिए अगर बिजनेस फेल हो जाता है तो बैंक को तो लोन चुकाना ही पड़ेगा। बैंक या NBFCs जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी लाइसेंस्ड NBFCs हैं जो मार्केट में लोन्स प्रोवाइड करती हैं, सो अगर आपका बिजनेस फेल होता है तो बैंक की कोशिश रहती है कि वो पैसा तो ले। अब ये डिपेंड करता है कि आपने सिक्योर्ड लोन लिया है या अनसिक्योर्ड लोन लिया है। अगर आपने सिक्योर्ड लोन लिया है दैट मीन्स आपने कोई ना कोई कोलेटरल प्लेज किया है, इट मे बी गोल्ड,
इट मे बी योर प्रॉपर्टी, इट मे बी लिक्विड एसेट जैसे म्यूचुअल फंड या फिक्स डिपॉजिट्स। अगर ऐसा कुछ आपने सिक्योरिटाइज किया है तो म्यूचुअल फंड्स और एफडीज लिक्विड होते हैं। एफडी सबसे लिक्विड है, तो बैंक इमीडिएटली उसको लिक्विड करके और लिक्विडेट करके और अपना पैसा रिकवर कर लेता है। अगर कोलेट्रल जो इमूवेबल कोलेट्रल दिया हुआ है, जैसे आपने प्रॉपर्टी कुछ दिया हुआ है, तो प्रॉपर्टी को भी लिक्विडेट करने के लिए बैंक को एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। बैंक पहले तो ट्रिब्यूनल में केस डालता है, उसकी सुनवाई होती है, और अगर कोर्ट को ये लगता है कि हाँ ये कस्टमर का इंटेंशन नहीं है या कैपेसिटी, दोनों चीज़ें, इन बोथ केसेस बैंक कैन ऑर्डर फॉर एन ऑक्शन कि आप उनकी प्रॉपर्टी ऑक्शन कर दीजिए और ऑक्शन करके जो अपना लोन अमाउंट है वो आप रिकवर कर लीजिए। अच्छा। सो अगर दो चीज़ें, अगर कोर्ट ये डिसाइड कर लेता है कि कस्टमर का इंटेंशनल फ्रॉड है, तो इट कैन लेवी फाइन्स एंड अदर पेनल्टीज ऑल्सो। बट अगर इंटेंशनल फ्रॉड नहीं होता है तो बहुत सी बार ये चीज़ें कंसिडर कर ली जाती हैं कि आपके ऊपर फाइन्स एक्स्ट्रा ना लगाए जाए, या कहीं ना कहीं बीच में बैंक और आपके बीच में सेटलमेंट हो जाए, ताकि आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन कम से कम पड़े। देखिए, बिजनेस इज अ रिस्क, ठीक है। जब आप कोई भी बिजनेस रन करते हो वो एक रिस्क है, ठीक है। रिस्क क्या है कि आप बिजनेस चला रहे हो, आपने जो अपना कैपिटल लगाया है वो घूम के वापस आएगा या नहीं आएगा, आप जो बिजनेस चला रहे हो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, और इस पे बहुत सारी सर्कमस्टांसेस, बहुत सारे पैरामीटर्स इफेक्टिव होते हैं जो आपके हाथ में नहीं भी होते। बहुत सारा आपकी इंटेंशन ठीक है, बट आपका बिजनेस नहीं चला, आप लॉस में हो। अब आपने जो कोलेट्रल दिया हुआ है आप छोड़ना तो नहीं चाहोगे। बहुत सारे लोग तो अपना घर कोलेट्रल देते हैं, आपके बच्चे के छत पे एक ही सर पे एक ही छत है, आपके घर वालों के सर पे एक ही छत है, यू विल नॉट वांट कि वो छत जो है वो चली जाए। Absolutely. तो आप हर कोशिश करोगे कि बैंक को जो पैसा है वो टाइम से पहुंचे। बट इन केस अगर नहीं हो पाता है तो बैंक आपको चांस देता है कई बार कि आप 6 महीने और ले लीजिए, मैं रिस्ट्रक्चर कर देता हूँ। ऐसे ऑप्शंस हैं रिस्ट्रक्चरिंग के, जिसे बोलते हैं लोन रिस्ट्रक्चरिंग। तो अगर आप टाइम से पैसा नहीं दे पा रहे हो तो बैंक क्या करेगा, सपोज एग्जाम्पल आपकी 1 लाख रुपए महीने की EMI है, आप 1 लाख रुपए महीने की EMI नहीं दे पा रहे हैं, बैंक क्या करेगा कि अगर आपको उसने से 36 मंथ्स के लिए लोन दिया, 36 महीने के लोन दिया या 5 साल के लिए लोन दिया, और उसकी EMI 1 लाख रुपए है, आप नहीं पे कर पा रहे हो 1 लाख रुपए, तो बैंक उस 5 साल के लोन को 10 साल में एक्सटेंड कर देगा और आपकी EMI और कम कर देगा, ताकि आप कुछ कंफर्टेबली जो पे कर सकते हो वो आप पे करना शुरू करो। पर उस केस में इंटरेस्ट भी तो बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ जाएगा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी आपकी। क्या इसका सिविल पे भी कोई असर होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, सिविल एक ऐसी आज की तारीख में नेसेसिटी है जो आपका कैरेक्टर बताती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल वर्ल्ड, ठीक है। सो जब हम सीखा करते थे काम, तो हमने सीखा था 3 C's ऑफ अंडरराइटिंग। 3 C's से एक बोलते हैं, एक है कैरेक्टर, सेकंड इज कोलेट्रल, थर्ड इज कैपेसिटी, ठीक है। तो कैपेसिटी आपकी इनकम डॉक्यूमेंट से हम लोग देख लेते हैं कि आप कितनी EMI पे कर सकते हैं। कोलेट्रल, जो आप सिक्योरिटी मुझे दे रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है, अगर इन केस मुझे कभी प्रॉपर्टी बेच के पैसा लेना पड़ा तो क्या वो प्रॉपर्टी को मैं आसानी से बेच पाऊंगा या नहीं बेच पाऊंगा, एज अ बैंक मैं कह रहा हूँ, राइट। एंड थर्ड इज योर कैरेक्टर। अब वो कैरेक्टर आपको कोई और तो बता नहीं सकता, सिविल बता सकता है। कैरेक्टर क्या है कि आपने पास्ट में पुराने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जिनके साथ आपके रिलेशन रहे हैं, बी इट क्रेडिट कार्ड, बी इट गाड़ी का लोन, 2 व्हीलर लोन, हाउसिंग लोन, एनीथिंग, जो भी लोन्स आपने लिए हैं उनका आपने रिपेमेंट कैसे किया है, आपका क्रेडिट बिहेवियर कैसा है, तो वो आपका जो कैरेक्टर है वो सिविल ही बताता है, ठीक है। अगर आप अपनी EMI टाइम से नहीं देते हैं या कोई लोन, इफ सम लोन गोज बैड, तो आपका सिविल सबसे पहले इम्पैक्ट होता है, राइट। और उसका एक खामियाजा आपको ये भुगतना पड़ता है कि इन फ्यूचर वो रिकॉर्ड हमेशा वहाँ है। तो फ्यूचर में अगर आपके हालात सब अच्छे भी हैं, फाइनेंशियल स्टेटस बहुत बेहतर हो गया है, उसके बावजूद भी सिविल में ये चीज़ दिखेगी कि इस टाइम पे आपने इस रिलेशन, बैंक के साथ जो रिलेशन था उसमें कुछ खराबी की है। लेकिन चलो ये तो एक ही हो गया कि सिविल जब हमारा खराब होता है तो उसके बाद हमें आगे शायद लोन्स ना मिले, ठीक है, या मिले बहुत परेशानी से मिले। क्या इसके अलावा भी हमारी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है सिविल का? सिविल का इम्पैक्ट लोन्स के ऊपर ही ज़्यादा है। अभी तो ऐसा आज की तारीख में मैं बताऊँ तो कई बार ऐसा भी हुआ है, आप लोग शादी करने से पहले भी सिविल चेक करते हैं। सच में? जी। क्यों? अगर आपके ऊपर फाइनेंशियल डेट है और मैं आपका लाइफ पार्टनर बन रहा हूँ
तो मुझे तो जानने का हक है ना। दैट्स अ स्मार्ट डिसीजन एक्चुअली, राइट। और एम्प्लॉयर्स, एचआर कंपनीज हायर करने से पहले सिविल चेक करते हैं। आप ये मानिए कि जब भी आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जॉब के लिए जाएंगे, किसी अच्छी पोजीशन के लिए, तो वहाँ आपका सिविल चेक होगा ही होगा। ओके, तो मतलब करियर पे भी पूरा इम्पैक्ट है इसका। करियर पे भी इम्पैक्ट है। सी इट इज़ लाइक दैट कि अगर आपका इंटेंट ठीक नहीं है पैसे को लेके, फंडिंग आपने जिससे लिया उसको आपने टाइम से वापस नहीं किया, और आपका इंटेंट ठीक नहीं है, तो आप किसी से भी फ्यूचर में रिलेशन बनाने जाओगे, उसको कहीं ना कहीं डाउट होगा आपके ऊपर, वो ट्रस्ट फैक्टर कभी नहीं आ पाएगा। सो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप भी इफेक्ट हो सकता है, इसमें हस्बैंड वाइफ का, स्पाउस का रिलेशनशिप भी इफेक्ट हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप भी इम्पैक्ट हो सकता है। सो आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा, कई इंस्टेंसेस पास्ट में ऐसे आए हैं जहाँ पर मैरिज से पहले जब आप कोर्टशिप पीरियड में होते हो, तो दो लोगों ने उनकी एंगेजमेंट हो गई, तो उन्होंने मिलके एक लोन ले लिया, ठीक है, कि हम अपने बेटर फ्यूचर के लिए एक घर ले लेते हैं। अब बैंक कभी भी फियांसीज को लोन नहीं देता, ठीक है, अनलेस अंटिल यू आर रजिस्टर्ड विद अ रिलेशनशिप, ठीक है। बट लोगों ने लिया। अब क्या हुआ कि एक जो स्पाउस और दोनों में से किसी एक का फाइनेंशियल स्टेटस बिगड़ने लगा। ओके, वो किसी भी रीजन से रहा हो, चाहे वो उनकी अपनी पर्सनल गलतियों से रहा हो या कोई और इम्पैक्ट रहा हो, सोसाइटी का इम्पैक्ट रहा हो, मुझे नहीं पता। बट जब आपने बैंक की EMI डिफॉल्ट करनी शुरू कर दी, अब क्या हुआ, बैंक के कलेक्शन के लोग आपके घर पे चक्कर मार रहे हैं। तो जैसे ही सामने वाली पार्टी को पता लगा कि इनके घर तो पैसे कलेक्शन वाले चक्कर मार रहे हैं बैंक के, उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया। Oh my God. ये रियल कहानी है, मैं आई एम नॉट जोकिंग, या मैं आपको कुछ कहानी समझ वगैरह नहीं बता रहा हूँ, ये रियल इंस्टेंसेस है। तो लोगों को समझ लेना चाहिए कि भाई सिविल का मतलब सिविल इम्पैक्ट उनकी शादी पे भी आ सकता है, मैरिड बिल्कुल आ लाइफ सकता पे है। भी आ सकता है। जैसे बहुत छोटी सी चीज़ है, जैसे आप शादी करते हैं तो बहुत से लोग मेडिकल कराते हैं ना, कि मेरे स्पाउस को कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो जो स्प्रेडेबल हो और मुझे आगे आए, मेरे आगे आने वाली जनरेशन को प्रॉब्लम करे, तो लोग आजकल मेडिकल करवा लेते हैं। सो आजकल सिविल भी करवा लेते हैं। People ये are financial getting medical. very smart these days. Absolutely, you But have which to. is a good thing actually. Which is a good thing. तो अभी तो आपने कहा कि इसमें जो सिक्योर्ड लोन है उनके साथ क्या क्या होता है, लेकिन अगर हम लोग अनसिक्योर्ड की बात करें कि जिन्होंने अनसिक्योर्ड लोन ले रखा था और उनका बिजनेस डूब गया, तो उस केस में क्या होगा? देखिए, बैंक तो पैसा रिकवर करने की कोशिश करेगा, और बैंक के पास कलेक्शन एजेंसीज होती हैं, रिकवरी एजेंसीज होती हैं। बट हाँ, क्योंकि अब पहले क्या होता था कि बैंक की जो रिकवरी एजेंसीज थी वो हार्ड रिकवरीज करती थी। हार्ड रिकवरीज एज एन वो थोड़ा सा रूड लैंग्वेज का यूज़ भी करते थे, और अगर ज़रूरत पड़े तो घर पे जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं, जिसे आप देसी भाषा में गुंडे भी बोल सकते हो, वो भी भेजा करते थे ताकि हार्ड रिकवरी हो सके। बट काफ़ी टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेप लिया कि अगर आपने पैसा दिया है, बैंकों को ये कहा कि अगर आपने पैसा दिया है तो आपने रिस्क अंडरराइट किया है, तो क्या देखा है ये आपको पता है। आप ये नहीं कर सकते कि किसी के घर पे आप गुंडे भेज के पैसा निकलवा रहे हो। तो हार्ड रिकवरीज हैव स्टॉप नाउ। अभी क्या होता है कि वो सॉफ्टली आपको चेस करते रहेंगे कि पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, और सिविल में ज़रूर अपडेट करते हैं। ये तरीका है जो बहुत कारगर रहा है कि क्लाइंट्स के सिविल में अपडेशन जो है वो रेगुलर हो रहा है। तो आप कहीं फ्यूचर में और किसी भी फैसिलिटी के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो पता लग जाएगा। सो आपको वो दूसरे तरीके से बांध देते हैं कि आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड के नेटवर्क से ही वो बाहर कर देंगे कि आप किसी और फैसिलिटी को अवेल ही नहीं कर पाओगे। अदरवाइज वो, अगर आप मेरे से पूछो कि कोई अगर कस्टमर सब चीज़ के लिए तैयार हो कि मेरा सिविल खराब हो रहा है, कोई बात नहीं, होने दो, मैं घर छोड़ के चला जाऊँ कहीं और पैसा लेके भाग जाऊँ, तो रिकवरी करने का कोई तरीका है नहीं। भाग के चला गया तो चला गया, बैंक हद से हद क्या करेगा, केस कर देगा, कोर्ट केस कर देगा, कोर्ट लुकआउट नोटिस दे देगा पुलिस को। अगर इंटेंशनल निकल आता है कि इंटेंशनल डिफॉल्ट है, और वहाँ पे लोग, कई लोग ऐसे भी हैं जो रातों रात गायब हो जाते हैं पैसा लेके मार्केट से, तो वहाँ पर उनके अगेंस्ट में जो इकोनॉमिक विंग है उसके अंदर केस भी चलता है और उसके अगेंस्ट में कार्रवाई भी होती है उनके साथ। बट आज की डेट में तो किसी को भी ट्रेस करना बहुत इजी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड सब लिंक्ड है, अकाउंट्स लिंक्ड हैं, तो उसके बाद भी लोग ट्रेस नहीं कर पाते कि कोई कहाँ चला। मैम देखिए, क्या है कि जैसे जैसे आप अपने प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं ना,
तो जो क्रिमिनल माइंड भी है ना, वो क्राइम करने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। तो आप कहते हो कि पैन आधार से लिंक है, अगर किसी का पैन और आधार दोनों ही फेक हो तो अगर किसी ने, जो कि बहुत मुश्किल है आज की तारीख में, इतना इजी नहीं रहा है। अब बैंक्स ने और थैंक्स टू द करंट गवर्नमेंट जिस तरीके से उन लोगों ने प्रोसेसेस को स्ट्रॉन्ग किया है, डिजिटलाइजेशन किया है, आधार के साथ ज़्यादातर चीज़ें लिंक कर दी गई हैं, और जो ऑफेंस भी अगर आप कुछ करते हो तो उसके अगेंस्ट में जो कार्रवाई भी है वो भी उन्होंने काफ़ी अग्रेसिव कर दी है। तो हाँ, बहुत कम हो गया है, मुश्किल हो गया है करना, बट इरेडिकेट नहीं हो सकती ये चीज़। क्रिमिनल माइंड्स आर ऑलवेज देयर, वो आपसे एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं। तो ये एक टसल है जो हमेशा से चलती आई है और आगे भी चलती रहेगी। आप अपने प्रोसेस स्ट्रॉन्ग करते रहिए, बैंक को करने चाहिए, और साथ में क्रिमिनल माइंड भी कोशिश करता रहता है कि हम किस तरीके से नए फ्रॉड्स कर सकें। तो हमें ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस से बचा जा सकता है कि बैंक्स भी ये चीज़ें, चेक्स जो हैं अपने, वो ड्यू डिलिजेंस जो है वो और ज़्यादा करते हैं, मल्टीपल जगह से चेक्स करते हैं, ताकि हम ऐसे फ्रॉड में या फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन में ना फंसे। बट अगर कोई इंटेंट में है कि मैं करूँगा ही करूँगा, तो लेके भाग जाएगा, तो आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आप उसको रिकवर कर सको अनसिक्योर्ड लोन। ओके, तो आपको क्या लगता है कि फिर ये जितने भी लोग कोलेटरल देके लोन ले रहे हैं, डू यू थिंक इट इज अ स्मार्ट डिसीजन? क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि फिर तो लोगों को फायदा तो अनसिक्योर्ड में ही हो रहा है कि तो कम से कम उनकी प्रॉपर्टी तो बची हुई है ना एटलीस्ट। देखिए, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, ठीक है, ऐसा सुनने में आता है, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है। तो अगर 140 करोड़ है तो क्या 140 लोग क्रिमिनल माइंड के? नहीं, मेजॉरिटी तो उन लोगों की है जो ठीक ठाक काम करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। अबाउट क्रिमिनल माइंड भाई, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग पैसे जैसे मैंने बोला, एक कंडीशन रखी, किसी का बिजनेस चला ही नहीं, या ऐसे सर्टेन सर्कमस्टांसेस हुए कि वो लोग रिटर्न ही नहीं कर पा रहे उस चीज को चाह के भी, ठीक है, तो ऐसे केस में तो फिर लोगों को एटलीस्ट ये तो होगा कि मेरी प्रॉपर्टी तो बच रही है कम से कम। सो क्या होता है कि जब आप बिजनेस के लिए लोन लेते हैं तो आप इस माइंडसेट से नहीं लेते कि ये नहीं चलेगा तो मैं क्या करूंगा, तब आप इस माइंडसेट से लेते हैं कि मुझे कौन सा कॉस्टिंग कम पड़ेगा, अनसिक्योर्ड लोन कॉस्टिंग कम पड़ेगा या सिक्योर्ड लोन की कॉस्टिंग कम पड़ेगी। राइट, देखिए, प्रॉपर्टी तो आपके पास है ही ना, आपने प्रॉपर्टी के पेपर घर पे रखे हुए तिजोरी में या बैंक की तिजोरी में रखे हैं, इज वन एंड द सेम थिंग। आप जब सिक्योर्ड लोन लेते हैं बैंक से, तो आप उस प्रॉपर्टी को बैंक के नाम नहीं करते, बैंक सिर्फ एज अ कस्टोडियन उसके डॉक्यूमेंट्स अपने लॉकर में संभाल के रखता है। प्रॉपर्टी आप ही की है, आप ही के नाम पे है, तो वो घर के लॉकर में पड़े हैं या बैंक के लॉकर में पड़े हैं, रादर आई वुड से बैंक के लॉकर में ज़्यादा सेफ है। बैंक ने ज़्यादा खर्चा किया हुआ है वो लॉकर बनाने में, फायर सेफ भी है और फ्लड सेफ भी है और सब कुछ है, आपका घर शायद इतना सेफ नहीं होगा, राइट। तो जब आप लोन लेते हो तब आप ये सोचते हो कि मुझे कम से कम कॉस्टिंग पे लोन कैसे मिल सकता है, तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि हम सिक्योर्ड लोन की तरफ जाएं, क्योंकि रीपेमेंट ज़्यादा लंबे टेन्योर के लिए मिलती है, आपको जो EMI का बर्डन है पर मंथ का कम पड़ता है एज कम्पेयर टू अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन के अपने अलग फ़ायदे हैं, क्योंकि वो छोटा टेन्योर होता है, 3 साल का होता है, ओवरऑल कॉस्टिंग देखोगे तो शायद हो सकता है अनसिक्योर्ड लोन में कम पड़ जाए, बट देन सिक्योर्ड लोन जो है अमाउंट टिकट साइज बड़ा होता है, आप 10, 20, 25 लाख की बात नहीं कर रहे हैं, आप सिक्योर्ड लोन की बात करते हैं तो आप करोड़ में करते हैं। आप ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जहाँ 50 करोड़ 60 करोड़ के लोन की लिए बात करते हैं, तो वो उनको सिक्योर्ड लोन ज़्यादा बेटर लगेगा। और जब आप लोन ले रहे हो तब आप कॉस्टिंग कम देखते हो, आप इस मेंटलिटी से नहीं होते कि अगर ये काम खराब हो गया, बिजनेस खराब हो गया, तो मैं रीपे नहीं करूँगा और अपना घर की बजाय मैं अनसिक्योर्ड लोन ले लेता हूँ ताकि मैं पैसा फेंक दूँ और मतलब कुछ ना करूँ, बैंक कैसे रिकवर करेगा। आप ये चीज़ें नहीं सोचते हो, आप नॉर्मल कॉमन मैन हो, आपको बिजनेस करना है, आप सोसाइटी से कट के नहीं रह सकते। आपने डिफॉल्ट किया तो आगे दुनिया आपको लोन ही नहीं देगी, तो आप अपने बिजनेस को स्केल कैसे करोगे? सो जब आप बिजनेस ग्रो कर रहे होते हो ना, आप ये नहीं सोचते हो कि मुझे डिफॉल्ट करने का कोई चांस नहीं होना चाहिए, आप ये सोचते हो कि मैं ग्रो कैसे करूँ। उस ग्रो करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, कॉस्टिंग कम और लंबे समय के लिए पैसा आज चाहिए, 2-4 साल बाद दोबारा चाहिए होगा, फिर 2-4 साल बाद दोबारा चाहिए होगा, आप ग्रो स्टेप्स में करते हो। तो सिक्योर्ड लोन बेटर रहता है अगर आपको कॉस्टिंग कम चाहिए तो। क्या ऐसे केस में हम लोग इन्वेस्टमेंट को भी कंसीडर कर सकते हैं, आपको लगता है कि? क्योंकि फिर तो मुझे लग रहा है इन्वेस्टमेंट भी इज अ गुड ऑप्शन। व्हाट आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट कैसे कह रहे हो आप? जैसे कि इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट्स उठाई जाती है, फंड्स उठाए जाते हैं कंपनी में। सो आप कह रहे हो प्राइवेट इक्विटी फंडिंग, जैसे कोई अगर आपकी कंपनी में पैसा लगाता है तो वो कुछ हिस्सेदारी ले लेता है आपकी कंपनी की, बिल्कुल ठीक, यही आपका सवाल है। सो देखिए, 2 चीज़ें, अगर आपके पास एक प्लान है बिजनेस को ग्रो करने का और एक रोड मैप है
और विजन दूर की है, ठीक है। बिजनेस छोटी विजन से जो लोग करते हैं अक्सर वही नाकामयाब होते हैं। Absolutely. जब आप लंबी विजन के साथ, दूर के विजन के साथ बिजनेस सेटअप करते हैं और आपके पास एक सेट प्लान है, उसको एग्जीक्यूट करने की ताकत है और एग्जीक्यूट करने का माइंडसेट है, तो आप कोशिश ये करोगे कि किसी दूसरे इंसान को अपने बिजनेस में नहीं लेके आओ। तब आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हो सके, अगर आपको फंड्स की जरूरत है तो थोड़ा डेट ले लिया, थोड़ा लोन ले लिया और उससे काम चला लिया, क्योंकि उसकी रिपेमेंट भी हो रही है। थोड़े समय बाद जो आपने पैसा लिया था उसका आपने यूज़ कहाँ किया, उसका एनालाइज करो, उसका क्या बेनिफिट आपको हुआ वो एनालाइज करो, और क्योंकि वो आपकी रिपेमेंट धीरे धीरे होती जा रही है तो वो डेट उतरता जाएगा। जब वो डेट उतर जाएगा तो आपको अगर और चाहिए नेक्स्ट स्टेप ग्रोथ के लिए तो आप दोबारा ले सकते हो। तो वहाँ पर आपको किसी बाहर वाले को, इन्वेस्टर को अपने बिजनेस में लाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? अगर वो पैसा लेके आएगा तो वो अपनी थिंकिंग भी लेके आएगा, अपनी कंडीशंस भी लेके आएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान है कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से इसे ग्रो करना है, तो मुझे लगता है आपको किसी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टर आ रहा है वो फंड्स तो लेके ही आएगा, बट साथ में उसके पास टेक्नोलॉजिकली, मार्केट के हिसाब से उसके पास एक मार्केट है, या उसके पास एक टेक्नोलॉजिकल ऐसा एडवांटेज है जो आपके पास नहीं है, कोई तो वैल्यू ऐड कर रहा है, डेफिनेटली मतलब आप उसको ऐड कर सकते हो। बिल्कुल कि अदर देन द फंड्स कोई वैल्यू ऐड वो आपके बिजनेस में कर सकता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इसको कंसिडर करना चाहिए। बहुत सारे बिजनेस और रादर आई वुड से ज़्यादातर स्टार्टअप्स जितने भी हैं वो एक समय तक ही बूटस्ट्रैप चल पाते हैं, उसके बाद उन्हें बाहर की फंडिंग की जरूरत होती है। और आप देखोगे जैसे आजकल नए जो शोज हैं, जैसे शार्क टैंक जैसा एक शो है, वो क्या करते हैं, वो बाहर के इन्वेस्टर्स के साथ सिर्फ पैसा नहीं देते हैं, वो अपनी मार्केट लेके आते हैं, वो अपना टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज आपको देते हैं, वो आपको गाइड करते हैं क्योंकि उन्होंने बिजनेसेस बनाए हैं, उनके पास वो एक्सपीरियंस है, तो आप उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सकते हो। बिल्कुल, अगर आपको ऐसा कोई इन्वेस्टर मिलता है जो आपकी बिजनेस ग्रोथ में हेल्प कर सके, सिर्फ पैसा ना दे, तो बिल्कुल ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो ये तो चलो हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, लेकिन एक मेरे मन में सवाल था कि एज ऑफ मार्च 2025 जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर एक टोटल ग्रॉस डेट, कंसोलिडेटेड ग्रॉस डेट है 3.47 लाख करोड़ का, अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स, ठीक है। ये मेरा कोई वो नहीं है, मैंने सिर्फ रिसर्च किया है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि इतने बड़े बिजनेस लोन, मतलब बिजनेस ओनर जब लोन ले रहे हैं, क्या वो दूसरे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं लोन लेने के लिए, या ये एक्चुअली उनकी बर्बादी का एक रीज़न बनता जा रहा है? क्योंकि लोगों को लगता है कि लोन लो और काम करना शुरू कर दो, मतलब ये मेरी फीलिंग है पर्सनली। नहीं, देखिए, जितने भी बड़े बिजनेसेस होते हैं ना, उनकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं डेट का हाथ होता ही होता है, ठीक है। अगर आप रिलायंस की बात करते हैं तो अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरे आंकड़े सही हैं जितनी मुझे नॉलेज है, रिलायंस की मार्केट कैप इज समवेयर अराउंड 18.5 लाख करोड़ के आसपास, शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अप्रॉक्स 18.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है उनकी, ठीक है। और जो डेट आप बता रहे हो 3.47 लाख करोड़ का, दे ऑल्सो हैव कैश रिजर्व्स ऑफ समवेयर अराउंड 2.25 लाख करोड़, ओके, ठीक है। तो वो कंपनी 2.25 लाख करोड़ के कैश रिजर्व पे बैठी है। नेट डेट कितना बड़ा, 1.15 लाख करोड़ के आसपास, राइट। 18.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का डेट कोई बड़ा डेट नहीं है। एंड क्योंकि अगर आप रिलायंस की बात जैसे करते हैं, तो रिलायंस के साथ क्या है कि दे आर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेक्स ड्रिवन कंपनी। कैपेक्स ड्रिवन क्यों कह रहा हूँ, उनका ज़्यादातर खर्चा जो है वो बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने में होता है, क्योंकि वो रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी के बिजनेस में है। ऑयल रिफाइनरी का कोई भी छोटा से छोटा प्रोजेक्ट भी लाखों करोड़ में जाता है, राइट। सो आई बिलीव अगर आप लास्ट 2 साल की बात करें तो जो उनका डेट बढ़ा है, इट हैज रिजन बाय आई थिंक 7% इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू मार्च 25। सो वो डेट जो बढ़ा है उसकी कॉस्टिंग कहाँ गई है, उन्होंने ऑयल टू केमिकल प्रोड्यूस करने का एक नया प्रोजेक्ट डाला जिसे O2C प्रोजेक्ट बोलते हैं। अब उसकी कॉस्टिंग शायद 1.31-1.32 लाख करोड़ के आसपास रही होगी। सो अगर
उनका जो डेट है, आप देखिए ना, वो पैसा इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, वो नए प्रोजेक्ट डालने में कर रहे हैं, एक्सपेंशन में कर रहे हैं। दैट्स ट्रू, वो मैं Right. ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। बट लोगों का एक माइंडसेट बन गया है कि जितने भी रिच लोग हैं ना, ये लोन्स लेके रिच हो रहे हैं। हाँ, वो लोन लेके रिच कैसे हो रहे हैं? हाँ। देखो, दूसरा क्या है कि हम जब चीजें देखते हैं ना, हम्म। तो हमें सिर्फ रोजी पिक्चर जो होती है वो दिखती है, Correct. उसके बैकग्राउंड में कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं वो नहीं दिखते। True. डजंट मीन कि लोन लेना खराब है। इट मीन्स कि आपको अगर लोन लेके उसके पैसे का सही इस्तेमाल आता है तो लोन लेने में कोई हर्ज नहीं है। लोन लेके, ये लोन है क्या? देखिए, आपको पैसे की ज़रूरत है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपकी पैसे की ज़रूरत शॉर्ट टर्म के लिए पूरी कर देती है। आपको क्या करना है? आपको उस पैसे का बिल्कुल सही इस्तेमाल करना है और उस पैसे से और पैसा बनाना है। Correct. आप बिजनेस में हो, आप पैसा लगा के और पैसा बनाना जानते हो। अगर आप बिजनेस में हो और आप सही कर रहे हो, तो जैसा मैंने पहले कहा था कि अगर आपके पास एक अच्छा प्लान है एग्जीक्यूट करने के लिए, आपके पास विजन है दूर की अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और आपको पता है कि मैं ये पैसा लेके इसका सही इस्तेमाल कहाँ करूँगा जिससे कि मेरा बिजनेस ग्रो करे, तो बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, आपको पैसा लेना चाहिए बैंक का। वो बैठे इसीलिए, उनका बिजनेस है, वो इसीलिए ही पैसा देते हैं ताकि आप पैसा लें, अपने बिजनेस में लगाएं, उसे ग्रो करें और बैंक को भी इंटरेस्ट दें और अपनी भी ग्रोथ करें। Which is actually a positive perspective Yes, that you are it is a showing. positive. Yes, actually it is. Yeah. और एक जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव यहाँ पर देखने को मिलता है ना, जो ये सोच लेते हैं अरे ये तो रिच ही ये लोन्स लेके होते हैं, यहाँ से भी उठा लो वहां से भी उठा लो, एंड यू आर नॉट एबल टू पे देम बैक। सो उनके लिए वो कहीं ना कहीं, उनके साथ साथ उनकी फैमिली के लिए भी एक बहुत बड़ा ये कहीं ना कहीं कंसर्न बन जाता है। बिल्कुल कंसर्न बन जाता है। लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड और करूंगा। एक तो हमने एक्सपेक्ट ये देखा कि आपको पास अगर अच्छा प्लान है और आपके पास विजन है, आपको पता है आप पैसा कहाँ लगा रहे हो, तो आप करो। सिमिलरली, जैसे अगर आप लोन छोड़ दीजिए, अगर आपके पास अपना कैपिटल भी है और आपको बिजनेस में कैपिटल लगाना कहाँ है, उससे रिटर्न कैसे लगाना ये नहीं आता, तो आप अपना पैसा भी खो देंगे। तो फॉरगेट अबाउट लोन, ये तो हर बिजनेस में है। अगर आपको पैसे से पैसा बनाना नहीं आता तो आप गलत लाइन में हैं। आप अपना रिज्यूम लीजिए, नौकरी लेने जाइए, नौकरी करिए और शांति की जिंदगी जीजिए। करेक्ट। ओके, सो वन क्वेश्चन दैट केम टू माय माइंड कि जब बिजनेस लोन कोई ले रहा होता है तो ऐसी क्या चीज़ है जो ये जो बैंक वाले वो चेक करते हैं बहुत सीक्रेटली, जो हम लोगों को आज तक नहीं पता? देखिए, वैसे तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो ऐसी बहुत कम चीजें रह गई हैं जो लोगों को नहीं पता। आज बता दो जो रह गया है। नहीं, ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है, बट बहुत बेसिक चीज है। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि बिजनेस लोन एज अ टर्म हम किस चीज को यूज करते हैं। बिजनेस लोन, वैसे तो कोई भी लोन जो बिजनेस ग्रो करने के लिए दिया जाए, दैट्स अ बिजनेस लोन। बट एसेंशियली जो टर्म है बिजनेस लोन, वो यूज की जाती है अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन के लिए, जिसके पीछे कोई कोलेटरल नहीं होता, लेकिन उसका एंड यूज बहुत डिफाइंड है कि ये पैसा सिर्फ आपके बिजनेस को दिया जाएगा, बिजनेस को ग्रो करने के लिए या बिजनेस की डे टू डे किसी जरूरत को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब आपका सवाल है कि बिजनेस लोन में ऐसी क्या चीज है जो बैंक चेक करता है जो आपको नहीं पता या कॉमन मैन को नहीं पता। देखिए, सबसे पहले तो बैंक, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में भी कहा था कि 3 C's का कंसेप्ट रहता है। कोलेटरल तो होगा नहीं क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन है, तो कैपेसिटी और कैरेक्टर, ये 2 चीजें रहेगी। कैपेसिटी एज इन कि आप कितना रीपेमेंट कर सकते हो आराम से, तो वो कैसे पता लगेगा? बैंक आपके सारे फाइनेंशियल्स चेक करता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स चेक करते हैं। ठीक है, आप अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आपकी जीएसटी रिटर्न्स कैसे कैसे फाइल हो रही हैं, कब फाइल हो रही हैं, आप डिले में तो फाइल नहीं कर रहे, आप अपने पीएफ के पेमेंट्स कैसे कर रहे हैं। जो थोड़े से भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर पीएफ डिडक्शन हर एम्प्लॉय का होता है, तो पीएफ के डिडक्शंस आप कैसे कर रहे हैं, आप सरकार को टाइम से जमा करा रहे हो या नहीं करा रहे हो, टीडीएस के रिटर्न्स आप कैसे फाइल कर रहे हैं, जमा करा रहे हैं या नहीं करा रहे टाइम से। ये सारे डिटेल्स चेक कर रहे हैं? जी बिल्कुल चेक कर रहे हैं। ये क्यों चेक कर रहे हैं? वो ये देखना चाह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट के ड्यूज भी टाइम से पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। को लेके मतलब अगर आप गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस को लेके डिसिप्लिन नहीं हो तो एट फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ स्ट्रेस आप बैंक की ईएमआई रोक दोगे, क्योंकि ये तो वैसे भी सिक्योर्ड लोन नहीं है। आपको पता है आपका तो कुछ स्टेक पे है ही नहीं। करेक्ट, राइट। तो आप स्ट्रेस में ना आओ, इसीलिए ये सारे चेक होते हैं। क्योंकि जब आपके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस आएगा, आप सबसे पहले गैर जरूरी चीजें बंद करोगे। जीएसटी का अगर पेमेंट डिले हो सकता है तो कोई नहीं यार, अगले महीने देख लेंगे, पेनल्टी पड़ेगी ना थोड़ी सी, देख लेंगे। टीडीएस का अगर डिले हो सकता है तो कोई नहीं, देख लेंगे। दैट शोज कि आपका बिजनेस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेस में है।
हालांकि 100% बिजनेस के लिए बात ट्रू नहीं रहती है, कुछ ना कुछ ऐसे भी डिलेज होते होंगे जहाँ पर टेक्निकल इश्यूज हैं, जीएसटी में कुछ मिसमैच आया इनपुट में, किसी सामने वाले ने रिटर्न टाइम से नहीं भरी, आपका इनपुट शो नहीं कर रहा है, कुछ मिसमैच हो रहा है जिसकी वजह से आप नहीं भर पा रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, बट ये चेक्स बहुत है रेयर बैंक केस करता में होता है, है। ये चेक्स बैंक करता है। इसके साथ आपका सिबिल जरूर चेक करेगा, आपने कितने लोन्स पास्ट में लिए हैं, उनको आप कैसे सर्व कर रहे हो, टाइम से ईएमआई सर्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। और अगर कोई ईएमआई डिलेज हैं, कुछ बाउंसेस हैं, तो वो उनके रीजंस क्या है, बेसिकली दे वांट टू असेस कि आपका इंटेंशन कैसा है, ठीक है। सेकंड, आपकी इंटेंशन के साथ साथ कैपेसिटी क्या है पे करने की, वो डॉक्यूमेंट से वो चेक कर ही लेते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट से, ट्रांजैक्शन से, ये सब चेक कर लेते हैं। एक और चीज़ चेक होती है जो शायद लोगों को कम पता है, बैंक्स बैकग्राउंड चेक करते हैं आपका गूगल पे जी। और बहुत सारे ऐसे डेटाबेसेस हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने बनाए हुए हैं और वो पब्लिकली नहीं है, वो आपस में शेयर करते हैं, ऐसा डेटाबेस जहाँ पर किसी ने अगर किसी एक बैंक के साथ डिफॉल्ट किया है या कुछ गलत डॉक्यूमेंट दिया है या एनीथिंग हैंकी पैंकी दे हैव डन, वो वहाँ पे अपडेट कर देते हैं। अब मैं किसी दूसरे बैंक में लोन लेने जाऊँगा तो वो मैच आ जाए कि जी आपने इस बैंक के साथ कुछ गलत डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है या आपने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत पास की है जो आपको नहीं करनी थी, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स किया है। अच्छा, यस, तो ऐसे भी चेक्स होते हैं। तो असली बात तो अब निकली। ठीक है। और बहुत सारे लोन इस वजह से रिजेक्ट भी होते हैं। हाँ। बहुत सारे एप्लीकेशंस आप जब जाएंगे ना, लास्ट मोड पे सब कुछ ओके है, बिल्कुल लास्ट में डिसबर्सल होने वाला है या सैंक्शन होने वाला है, सैंक्शन के टाइम पे ये पता लगता है कि अरे इसका तो ये मैच आ गया, इसने कहीं कुछ प्रॉब्लम किया था। सेकंड, एक चीज़ जो बहुत सी बार कस्टमर्स मिस कर जाते हैं, अगर आपके पॉलिटिकल लिंक्स हैं तो बैंक आपको लोन देना अवॉइड करता है, ये ऑन पेपर वो नहीं बोलते। ओके। और बहुत सी बैंक की तो पॉलिसीज में है ये। पर ऐसा क्यों? सो देखिए, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपके लिंक्स हैं और अगर आपकी ईएमआई टाइम से नहीं आई तो रिकवरी में आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, रिकवरी मुश्किल हो सकती है आपसे। अच्छा, मतलब इतना तक वो लोग उस लेवल पे सोच के चलते जी हैं। बिल्कुल, ये चेक बट होता मेरे है। किसी पॉलिटिकल इंसान से या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शंस है, ये उन्हें कैसे समझ में आएगा? आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, एक प्रपोजल मैं एक सज्जन का कर रहा था, अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड, सब कुछ बढ़िया। उनकी वेरिफिकेशंस होती हैं घर की, जब भी लोन लेते हैं तो आपकी घर की और ऑफिस की वेरिफिकेशंस बैंक आउटसाइड एजेंसीज के थ्रू करवाता है और वो रेंडमली जाके चेक करते हैं, टाइम लेके बता के नहीं आते हैं कि आप वहाँ रहते हो या नहीं रहते, चेक करते हैं, नेबर से भी पूछते हैं। तो उन जनाब के घर पे एक पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का बोर्ड लगा हुआ था और उनकी फ़ोटो ऐसे हाथ जोड़े हुए खड़ी थी, ठीक है। अब इसमें कुछ गलत नहीं, मैं आपको बताऊं ना, तो वो जनाब किसी एमएलए के इलेक्शन में खड़े हुए हैं कभी, ना निगम पार्षद के इलेक्शन में है, उनका पॉलिटिकल पार्टी से वैसा कोई लिंक नहीं है, ठीक है, ना उनका कोई रिश्तेदार पॉलिटिकल पार्टी में, क्योंकि वो उस एरिया के रसूखदार हैं, बहुत पुराने हैं, 40 साल से उस एरिया में रहते हैं और उस एरिया में थोड़ा जैसे होता है ना कि एक थोड़ा सा अमीर आदमी जिसके पास थोड़ा अच्छा पैसा उस एरिया के अकॉर्डिंगली, तो सब लोग उसकी बात सुनते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी वाले भी उनके पास आते हैं, तो उन्होंने, किसी ने पॉलिटिकल पार्टी से चंदा मांगा, इन्होंने दे दिया, उन्होंने भाई साहब की फोटो बढ़िया से बैनर पे लगा के उनके घर के बाहर लगा दी और इसका नुकसान हो गया उनका नुकसान उसको हो गया, कस्टमर को, ठीक है। ये छोटे छोटे चीजें मैटर कर रहे हैं, बिल्कुल मैटर करते हैं। और देखिए इसमें ना कहीं मैं बोलूँगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गलत नहीं है। देखो ये एक इंस्टेंस ऐसा है जहाँ पे कस्टमर नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही किसी कस्टमर के घर पे अगर कलेक्शन वाले जाने लगे रिकवरी के टाइम पे, गॉड फॉरबिड कभी फ्यूचर में आपके फाइनेंशियल स्टेटस इतना बढ़िया नहीं रहा कि आप ईएमआई दे पाओ और रिकवरी एजेंट्स आपके घर पे आते हैं रिकवरी के लिए, तो वो इंसान हर वो कोशिश करेगा कि मेरे घर पे हंगामा ना हो। हाँ बिल्कुल। तो वो क्या करेगा उसके हाथ में, तो वो तो अपने कनेक्शंस यूज करेगा ना। हाँ। बिल्कुल प्रिसाइसली इसी रीजन की हाँ, वजह तो से बिकॉज ऑलरेडी लोन्स वो जो दे रहे हैं वो भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं ना, एट द एंड, चाहे वो बैंक्स हैं चाहे एनबीएफसीज हैं, तो वो भी अपने बिजनेस को तो सेव करके चलेंगे। बिल्कुल करके चलेंगे। तो ये कुछ चेक्स हैं जो बैंक्स करते हैं और सब के होते हैं बैकग्राउंड पे, गूगल चेक्स होते हैं आपके कहाँ लिंक, कई जगह तो ऐसा होता है कि आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल ही वो लोग चेक कर लेते हैं पूरा, कि आप किस तरीके के लोगों से डील करते हो, कहाँ करते हो,
किस तरीके की कंपनीज के साथ काम करते हो। और कई बार क्लाइंट्स खुद अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल देते हैं जहाँ पर वो लोग अपनी क्लाइंटेज दिखाना चाहते हैं। पर ये वो तो हेल्प भी नुकसान करता भी हो है और सकता है। नुकसान भी करता है। हाँ, कुछ चीजें ना मेरे मन में होम लोन को लेके थी। जैसे कि अगर किसी ने होम लोन लिया है, पेपर्स तो बैंक में रहेंगे, तो क्या वो एक्चुअल में उसका घर है, अपना घर कह सकते हैं उसको, या अभी वो बैंक का ही है जब तक किस्तें चुक रही हैं? देखिए, बैंक जब आपको लोन देता है घर खरीदने के लिए, तो घर के जो पेपर है, जो घर के मालिकाना हक है, वो आप ही के नाम पे है। बैंक सिर्फ आपके पेपर्स एज ए कस्टोडियन रख लेता है अपने पास, ठीक है। तो पहला एक तो डाउट मैं क्लियर कर दूँ आपको कि बैंक के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं चली जाती अगर बैंक ने लोन लिया है। सेकंड, हाँ, आपका ये बात भी बिल्कुल सही है एक तरीके से कि अभी तो लोन है, जब तक किस्तें चल रही हैं तब तक ये प्रॉपर्टी तो बैंक की है। देखिए, कुछ कुछ सही है और कुछ कुछ सही नहीं है। कुछ कुछ सही ऐसे है कि जहाँ पर भी आप शॉर्ट टर्म सोचते हैं, आप 2 साल 3 साल में सोचेंगे, आपने आज प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी में कुछ एप्रिसिएशन नहीं हुआ और आपका लोन चलता जा रहा है, तो प्रॉपर्टी आप समझिए बैंक की है, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी ली, और जो जनरली हिंदुस्तान में होता है कि हम प्रॉपर्टी लेते हैं अपने रहने के लिए लेते हैं, जब तो प्रॉपर्टी हम 10 साल 15 साल रहते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, जो ह्यूमन टेंडेंसी है हिंदुस्तान में, तो आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट भी करती है। करेक्ट। अब क्या है कि जितने का 15 साल से आप लोन चला रहे हैं, 10 साल से आप लोन चला रहे हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी तो अप्रिशिएट हो रही है, मगर लोन क्योंकि आप रीपेमेंट करते जा रहे हैं ईएमआई का, लोन डेप्रिशिएट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जितने का आपने लोन लिया वो तो सारा बैंक को देना है और प्रॉपर्टी तो बैंक की हो गई, ऐसा नहीं। प्रॉपर्टी अप्रिशिएट भी होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और लोन डेप्रिशिएट होता जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। ठीक है। तो प्रॉपर्टी बिल्कुल आप ही की रहेगी, और अगर गॉड फॉरबिड अगर कोई ऐसा समय आता है जब आपको वो प्रॉपर्टी सेल आउट करके लोन चुकाना, तब भी आपके पास कुछ ना कुछ बचेगा ही। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बैंक ही ले जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, लेकिन उसको एट द एंड हम अपना घर तभी बोल सकते हैं जब हम ईएमआई कंप्लीट कर लेंगे पूरी। देखिए, सुकून जो मिलता है ना मन को, जब आपके सर पे कोई बर्डन नहीं होता, तो उसका कोई और सानी नहीं, उसका कोई और जवाब नहीं है, कोई तर्क उसके लिए काम नहीं आएगा। सो अगर आप सुकून की बात करते हो तो हाँ, आप चैन की सांस लेके तब ये बोल पाओगे कि ये घर मेरा है, जब पूरा लोन खत्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि पता है क्या, इंडिया में ना घर लेना एक बहुत इमोशनल डिसीजन होता है यूजुअली एक मिडिल क्लास के लिए, ठीक है। आप वैसे प्रॉपर्टी जितनी मर्जी लो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हो, वो एक अलग बात है, बट जब आप अपने रहने के लिए घर लेते हो ना, तो वो बहुत ही एक इमोशनल डिसीजन है, लोग कनेक्ट होते हैं उस चीज से। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा एक ये भी बात रहती है कि 30 साल 20 साल 30 साल 35 साल तक लोन की जो किस्तें हैं वो चलती हैं होम लोन्स की। आपको लगता है कि ये एक्चुअल में एक स्मार्ट डिसीजन है जब हम लोग होम लोन ले रहे हैं एक रहने के लिए घर, और इतने सालों तक किस्तें भरते चले जा रहे हैं? देखिए, अगर आपने घर अपने रहने के लिए लेना है, ठीक है, आप जब अपने रहने के लिए घर लेते हैं तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेते कि मैं हर 2 साल में घर चेंज कर लूँगा, राइट। आप लंबे समय के लिए सोच के रहते हैं। सो अगर आज की तारीख में अगर मैं बोलूँ आपको कि सबसे सस्ता लोन प्रोडक्ट कौन सा है जो मार्केट में अवेलेबल है या जो बैंक्स ऑफर कर रहे हैं, सो डोमेस्टिक इंडियन कस्टमर के लिए सबसे सस्ता लोन है होम लोन। अच्छा। इससे सस्ता और कोई होम लोन नहीं है। आप एक लोन बता दीजिए जो इससे सस्ता हो। गाड़ी लेने जाएंगे, इससे महंगा लोन मिलेगा। बिजनेस के लिए लोन लेंगे, इससे महंगा मिलेगा। आप बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी रख के भी लोन लेंगे कोलेट्रल देने के बाद, तब भी इससे महंगा मिलेगा क्योंकि वो कमर्शियल यूसेज है। घर खरीदने आप इन फॉर द फैक्ट ऑफ द मैटर आप नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, कोई कमर्शियल शॉप खरीदते हैं, ऑफिस खरीदते हैं, या आप फैक्ट्री खरीदते हैं, कोई प्लॉट खरीदते हैं, वो भी महंगा है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से। तो घर का लोन इज द चीपेस्ट वन अवेलेबल इन द मार्केट। सपोज कीजिए आज की तारीख में रेट चल रहा है से 7.5% के आसपास आपको होम लोन मिल जाता है आज की तारीख। अगर आपके पास ये एवेन्यूज हैं कि आप अपना पैसा 7.5 से ज़्यादा रिटर्न के लिए कहीं लगा सकते हैं, ठीक है, तो होम लोन को जितना लंबा चलाएंगे आपके लिए उतना बेनिफिट होगा। ओके, देखिए, एक सिंपल सा थॉट है। 100 रुपये आपको 7.5 रुपये मिले हैं, आपको उस पर 7.5% देना है ब्याज, 7.5 रुपये एक्स्ट्रा देना है, राइट। एक एवेन्यू ऐसा है जहाँ पे आप 100 रुपये लगा देते हो और आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ 15% मिलता है, डबल दे रहे हो आप। करेक्ट।
ठीक है, अब मुझे समझदारी बताइए किस में है? अपना 100 रुपया घर पे लगाने में, जिसकी बजाय आप 7.5 रुपए पे बोरो कर सकते थे वो 100 रुपया, और अपना 100 रुपया बेटर है कि आप 15 रुपए वाली जगह पे लगा दीजिए, सो दैट कि आपकी रिटर्न भी आती रहे। तो अब बताइए क्या समझदारी है, लोन लेना या फिर अपने पैसे से घर खरीद लेना? लोन लेना समझदारी है। सो अगर आपके पास ये एवेन्यू है कि आप अपने पैसे से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोन पे कर रहे हो उसकी कॉस्टिंग से ज्यादा रिटर्न ले सकते हो, तो लोन लेना समझदारी है। अगर आपके पास ऐसा कोई एवेन्यू नहीं लगता आपको, या आप किसी भी ऐसे एवेन्यू में पैसा नहीं लगा सकते, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में पैसा नहीं लगा पा रहे हो फॉर वट एवर रीजन, जहां पर आप होम लोन से ज्यादा रिटर्न ले सको, तो फिर तो बेटर अपने पैसे से आप होम लोन ले। ठीक है, प्रैक्टिकल सिनेरियो में आपको बताऊं, देखिए लास्ट ओवर ए पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स हिंदुस्तान की इकोनॉमी ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। आप मार्केट देखिए जिस तरीके से ग्रो की है, और अभी भी जो वॉर का टाइम है, जिस तरीके से मार्केट में टर्मोइल आना चाहिए था, आई वुड से हम फिर भी बहुत स्टेबल इकोनॉमी है एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड। करेक्ट। ठीक है, तो अगर इस मार्केट में भी हम काफ़ी कुछ स्टेबल हैं, ठीक है, ऑब्वियसली करेक्शंस आएंगे क्योंकि ग्लोबल इम्पैक्ट सब पे आता है, तो हमारी इकोनॉमी पे भी आएगा। उसके बावजूद भी अगर हम स्टेबल हैं तो ये एक हमारी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को दर्शाता है। करेक्ट। आप पिछले 15 साल में म्यूचुअल फंड जो सेफ माने जाते हैं उनकी रिटर्न देख लीजिए, और उसके बाद मुझे बताइए होम लोन में पैसा लगाना है अपनी जेब से, या अपना पैसा किसी ऐसे फंड में लगा देना है जो आपको बेटर रिटर्न दे सकता है। मैं पर्सनली अपने क्लाइंट्स को ये सुझाव देता हूँ कि अगर आपके पास सरप्लस मनी भी है, आप लोन कम से कम लेना चाहते हैं, डोंट गो फॉर इट, गो फॉर द मैक्सिमम लोन। होम लोन के केस में मैक्सिमम लोन जितना मिल सकता है उतना लीजिए। जो आपके पास सरप्लस है आप उतने की या तो एक्स्ट्रा सिप कर दीजिए, या वन टाइम है तो आप वन टाइम लमसम मार्केट में देख के आप अच्छे फंड्स में लगा दीजिए। ऑब्वियसली उसकी किस फंड में लगाना है मैं ये नहीं बताऊंगा, वो आप किसी एक्सपर्ट से जानिए जो भी आपका पोर्टफोलियो देखते हैं या देखते हैं। बट यस, आपके पास बहुत सारे ऐसे वेन्यू मिल जाएंगे जहां पर आपको होम लोन से बेटर रिटर्न मिल जाएगा। तो इट मेक्स नो सेंस कि आप अपना पैसा उठा करके होम लोन रिपे कर दें, या फिर आप होम लोन कम लें और अपना पैसा ज़्यादा लगा दें। राइट राइट। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे कि ये जैसे हम लोग घर लेते हैं तो मैक्सिमम लोग प्रेफर करते हैं कि हमारी मदर के नाम पे घर हो, पर उनके नाम पे लोन तो हो नहीं सकता, तो क्या ये पॉसिबल है कि लोन किसी और के नाम पर हो और घर जो है वो किसी और के नाम पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए हिंदुस्तान में जो बैंकिंग सिस्टम है वो आपको ये लीवे देता है कि अगर आप किसी नॉन अर्निंग पर्सन के नाम पे भी प्रॉपर्टी बाय करते हो एंड यू आर इन ब्लड रिलेशन विद हिम और हर, तो आप उनको एज अ मेन एप्लीकेंट या को एप्लीकेंट रख सकते हैं। और इनकम अर्नर जो है वो एज अ को एप्लीकेंट या को बोरोर साथ में आकर लोन की रीपेमेंट कर सकते हैं। सो सपोज कीजिए मेरी मदर के नाम पे मैंने प्रॉपर्टी लेना है, या मेरी वाइफ के नाम पे मैंने प्रॉपर्टी लेनी है जो कि इनकम अर्नर नहीं है, और मैं उनके नाम पे क्यों लूँगा, उसके दो रीज़न है। एक तो रीज़न ऐसा है कि हम हिंदुस्तान में हम अपनी गृहिणियों को लक्ष्मी मानते हैं, करेक्ट, ठीक है, तो हम चाहते हैं लक्ष्मी के नाम पे नए घर की शुरुआत हो। एक रीज़न ये है। सेकेंड रीज़न क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको रजिस्ट्रेशन ड्यूटी में 1% का रिबेट देती है अगर आप वुमेन के नाम पे कराते हैं, ठीक है। सो दिल्ली के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको अगर आप मेल के नाम पे होली सोली किसी मेल के नाम पे प्रॉपर्टी हो और होली सोली किसी फीमेल के नाम पे प्रॉपर्टी है, इसमें 2% की ड्यूटी का अंतर है। अच्छा जी, तो मॉनेटरी बेनिफिट भी है और घर की लक्ष्मी का बेनिफिट तो है ही, बीवी भी खुश और मम्मी भी खुश। तो उनके नाम पे प्रॉपर्टी लीजिए, आप बिल्कुल साथ में उनको कोएप्लीकेंट रख सकते हैं, रीपेमेंट आप कर सकते हैं और प्रॉपर्टी उनके नाम पे हो सकती है। बस बीवी और मम्मी साथ में खुश नहीं हो सकती हैं। नहीं बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ऐसा नहीं है। ओके बहुत सारे लोग ना होम लोन जब लेते हैं उसके बाद कोशिश, बिकॉज बहुत लंबा लोन होता है तो कोशिश करते हैं कि प्री पेमेंट्स कर दें। बिल्कुल करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, ये एक अच्छा मूव होता है या फिर ईएमआईज कंटिन्यू रखना चाहिए लोगों को? नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर आपके पास ये एवेन्यूज हैं कि आप उस पैसे से कुछ बेटर रिटर्न ले सकते हो, तो इकोनॉमिक सेंस में तो ये बिल्कुल भी अच्छा मूव नहीं है। और अगर हम लोन के से तरीके से देखिए सेकंड चीज आती है कि आपको सर पर बर्डन नहीं चाहिए या मन की शांति चाहिए। तो मन की शांति का कोई तर्क नहीं है, आपको अपने सुकून की जिंदगी जीनी है, तो जैसे जैसे पैसा आता जाता है लोन उतारते जाइए, बर्डन खत्म होता जाएगा। बट क्या प्री पेमेंट का कोई फायदा होता है?
प्रीपेमेंट का फायदा मैंने अगेन बताया ना, मॉनेटरी टर्म्स में आपको फायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि उस पैसे को आप अगर बेटर जगह लगाते हैं तो आप ज़्यादा रिटर्न्स पा सकते हैं। नहीं, वो एक तो पर्सपेक्टिव प्रीपेमेंट मैंने करने का कोई समझा। फायदा नहीं है। हाँ, मतलब ये पर्सपेक्टिव मैंने समझा, लेकिन जैसे कोई इंटरेस्ट वगैरह पे कुछ डिफरेंस हाँ, आता सो हो। क्या होता है कि आप जैसे जैसे सपोज कीजिए आपने 1 करोड़ का लोन लिया शुरुआत में, आपके पास कहीं से 10 लाख रुपए आए, आपने 10 लाख रुपए की प्रीपे कर दिया। प्रीपे और पार्ट पे और प्रीपे, ये 2 टर्म्स आप अक्सर सुनेंगे। पार्ट पे इसके कुछ पोर्शन आपने उनको वापस कर दिया, पूरा लोन बंद नहीं किया बट कुछ पोर्शन वापस कर दिया। से 1 करोड़ का लोन लिया, आपके पास 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए कहीं से आते हैं, तो आप वो 10 लाख रुपए उनको देते हैं। अब आपका लोन अमाउंट 90 लाख रह गया, तो आपकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो अब 90 लाख रुपीस के ऊपर होगी। अच्छा। तो जैसे जैसे आप उनको प्रिंसिपल रिटर्न करते जाएंगे, आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बचे हुए प्रिंसिपल पे होगी। ओके। तो इसीलिए अगर आपको इंटरेस्ट कॉस्ट कम करना है अपना, और आपके पास कुछ कुछ लमसम अमाउंट आता रहता है, तो आप टाइम टू टाइम पार्ट पे कर सकते हैं, ताकि आपका लोन अमाउंट धीरे 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 खत्म हो जाए, रादर देन 20 साल 30 साल में जाके खत्म होना है, वो थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके, मतलब पार्ट पेमेंट्स इज अ गुड ऑप्शन। इट इज अ गुड ऑप्शन। ओके। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि थोड़े बड़े होंगे तब घर लेंगे, ठीक है, आपको क्या लगता है कि क्या ये स्मार्ट डिसीजन होता है? बिकॉज छोटी एज से अगर कोई घर लेना का सोचे तो वो ऑलरेडी इतनी लंबी किस्तें होती हैं, तो क्या बेटर है? सर देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कोई भी ऐसा नहीं सोचता कि मैं जी थोड़ा और बड़ा हो जाऊं तो घर लूँगा। वो बड़े होके घर तब लेते हैं क्योंकि जब वो छोटे हैं या जब उनकी रिपेइंग कैपेसिटी इतनी नहीं है तो उनको लोन मिलता नहीं है। कोई भी शख्स जिसकी 22 साल 25 साल की एज में रिपेइंग कैपेसिटी हो जाए, आप देखिएगा कि वो लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किसी प्रॉपर्टी में, चाहे इन्वेस्टमेंट पर्पज से दे दें, क्योंकि जब तक आप थोड़ा सा ग्रो होते हो, आपकी फैमिली बढ़ने का टाइम आता है, तब आपको ज़रूरत होती है घर की। हाँ। लेकिन उससे पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। करेक्ट। या जो ऑलरेडी किराए पे रह रहे हैं या रेंट पे रह रहे हैं, उन लोगों की एक ज़रूरत है घर की, तो वो भी कोशिश ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमें अपने लिए सर के ऊपर छत अपनी नहीं, अपने पैसे की खरीद ले, खुद खरीद ले। क्योंकि मैंने जैसे आपने बताया ना कि एक इमोशनल एंगल जुड़ा होता है घर से, हम सब चाहते हैं कि हमारे सर पे छत अपने पैसे की हो। राइट। तो क्या होता है कि आप अगर छोटी उम्र में से ही लोन ले सकते हैं, आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाती है, और मैं तो ये सजेस्ट भी करूँगा कि हम कई बार एम करते हैं कि हम सीधा बड़ी प्रॉपर्टी लें, कि मुझे 3 BHK ही लेना है। नहीं, आपकी जितनी कैपेसिटी है ना, आपको 2 BHK मिलता है ना, अब ले लो। अगर 1 BHK भी मिल रहा है ना, अब ले लो। एटलीस्ट आपका एक एसेट बनेगा। हाँ। और जब आपने वो एसेट बना लिया तो वो एसेट अप्रिशिएट भी होगा विद टाइम। करेक्ट। ठीक है। तो अगर आप कुछ नहीं लोगे तो उस पैसे के ऊपर आप क्या रिटर्न बना रहे हो? FD में पड़ा रहेगा, या आप कहीं इन्वेस्ट भी कर दोगे तो जो रिटर्न मिलती है 10-15% की वो मिलेगी। ठीक है ना। लेकिन अगर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हो तो 2 चीज़ हो जाती है। एक, बैक ऑफ द माइंड आपको सुकून होता है कि मेरे पास एक बैकअप पड़ा है एज अ कोलेटरल। सेकेंड, विद टाइम उसका एप्रिसिएशन होना ही होना है, जो होता ही है जनरली। तो आपको जब बड़े बेडरूम की जरूरत होगी, 3 बेडरूम की जरूरत होगी, तब छोटे वाला निकाल दीजिए, सेल आउट कर दीजिए, कुछ रिटर्न के साथ मिलेगा, कुछ अपना आप डालेंगे, तब बड़ा ले लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलना समझदारी है। छोटी उम्र से ही अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉपर्टी की आप रीपेमेंट, लोन की रीपेमेंट आप कर सकते हो, तो आप लोन लीजिए, प्रॉपर्टी बनाइए, और धीरे 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 आप अपग्रेड करते जाइए। आज के टाइम में ऐसा तो है नहीं कि लोन बंद करने पे आपको पेनल्टी है। अगर आपने लोन लिया 2 साल बाद या 1 साल बाद भी अगर आपको लगता है कि मैं बड़ी प्रॉपर्टी लेने के काबिल हूँ, तो पुरानी को आप लोन बंद कर सकते हैं, पुरानी प्रॉपर्टी निकालिए, बड़ी ले लीजिए। तो अच्छा, मतलब ऐसा हो सकता है कि मान लो जैसे मैंने कोई घर लिया, उस पे लोन, उससे मतलब लोन पर ले रखा है मैंने वो, एंड अब मुझे उसको बेचना है, ठीक है, तो वो लोन फिर मुझे प्रॉपर बंद कराना पड़ेगा? क्या प्रोसेस क्या है इसका? जब भी आपको कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है जिसके ऊपर आपने लोन लिया हुआ है, तो क्योंकि उस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर्स, डॉक्यूमेंट सब बैंक के पास पड़े हैं, तो आप किसी को भी सेल आउट नहीं कर पाओगे जब तक वो ओरिजिनल पेपर्स बैंक आपको ना दे। करेक्ट। ठीक है। तो बैंक आपको पेपर्स कब देगा? जब आप बैंक का बैलेंस नील करेंगे, बैंक का जो भी आउटस्टैंडिंग खड़ा है लोन का, वो उसे पे करेंगे। तो आप बैंक को उनका लोन अमाउंट पे करिए। बैंक आपको 10 से 15 दिन का टाइम लेता है आपका लोन क्लोजर करके, उनके वॉल्ट से सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवा कर वो आपको हैंड ओवर कर देते हैं। आप उसके बाद लेके अपना लोन बंद करा सकते हैं। और लोन बंद कराने में कोई हैसल ज़्यादा नहीं है। क्या होता है कि 2 स्टेप प्रोसीजर है। एक, पहली बार आप अपना लोन का फोरक्लोजर अप्लाई करते हैं, तो जब भी आप फोरक्लोजर या प्री क्लोजर बोला जाता है कि समय से पहले आप क्लोज कर रहे हैं,
जब भी आप वो अप्लाई करते हैं तो बैंक कुछ टाइम लेता है, जनरली ये टाइम 7 दिन का रहता है कि 1 हफ्ते के अंदर बैंक आपको एक स्टेटमेंट निकाल के दे देता है कि आज अगर आप लोन बंद करते हैं तो आपको कितना बैंक का आउटस्टैंडिंग पे करना है। ओके, ठीक है। अब क्योंकि इस आउटस्टैंडिंग में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डेली लग रहा है, आपके ऊपर डेली का ब्याज लगेगा, तो उस डेट के बाद जितनी भी दिन आप प्रीपे नहीं कर रहे हो तो उसका इंटरेस्ट आप एड अप करते जाओ उसके अंदर, वो आपका आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, आपको जब प्रीपे करना है आप अपना बैंक के पास जाएं, डीडी बना के या चेक बना के उनको दें, आपका चेक क्लियर होगा, बैंक का पैसा बैंक के पास पहुंचेगा। लोन क्लोजर में 6 से 7 दिन लगते हैं, बैंक को 6 से 7 दिन बाद आपको आपके पेपर्स विद एनओसी हैंड ओवर कर देंगे। क्या इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता जैसे कि कोई लोन क्लोज ना करवा के पेपर्स किसी और के नाम पे ट्रांसफर करवाना चाह रहा हो और लोन भी उनके नाम पे ट्रांसफर करवाना चाह रहा हो? देखिए लोन पेमेंट उस पे कर देंगे? नहीं, सो क्या होता है कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी चल रही है और आपके सेलर भी लोन लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। ठीक है, आप सेलर है, अब जो आपके बायर है वो लोन लेना चाहते हैं, तो अब एक पार्टी का लोन चल रहा है एक्स बैंक से। ठीक है, सबसे बेहतर इस सिनेरियो में ये है कि जो वाई पार्टी है जो प्रॉपर्टी खरीदने आए हैं, बायर जो है हमारे, वो बायर भी उसी बैंक को अप्रोच करे कि मेरे को लोन दे दीजिए, ये प्रॉपर्टी के पेपर ऑलरेडी आपके पास है, आपने इस प्रॉपर्टी की ड्यू डिलीजेंस ऑलरेडी कर रखी है, तो उनके लिए लोन लेना भी आसान है। ठीक है, क्योंकि बैंक मैं एज अ बैंक मैंने ये प्रॉपर्टी देखी हुई है, मुझे इस प्रॉपर्टी के टेक्निकल और लीगल एस्पेक्ट्स पता है, तो मैं लोन इस प्रॉपर्टी पे ज्यादा आसानी से दे दूंगा रादर देन कोई और बैंक। करेक्ट। ठीक है, मैंने ही आपका लोन सैंक्शन कर दिया, अब आप बायर हो और कोई तीसरा सेलर है, आपने प्रॉपर्टी के जो पेमेंट करनी है, जो बायर ने पेमेंट करनी है सेलर को, वो पेमेंट का कुछ पोर्शन वो लोन की तरफ कर देंगे जो लोन आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है बैंक में। अब जो मैंने आपको एज अ बायर मैंने प्रॉपर्टी खरीदनी थी और आपको पैसे देने थे, मैंने उसका कुछ पोर्शन जितना आपका लोन आउटस्टैंडिंग खड़ा है वो डायरेक्ट बैंक में पेमेंट कर दी, आपका लोन बंद हो गया, आपके पेपर वहां से खत्म होंगे, मेरे पास आ जाएंगे। मेरे पास कैसे आएंगे? जब जिस दिन आपकी और मेरी रजिस्ट्री होगी उस दिन बैंक का लॉयर वो पेपर लेके, या बैंक का लॉयर के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ओरिजिनल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो बैंक के लेटर पे आते हैं, वो लेके रजिस्ट्रार के ऑफिस आ जाएगा, आप दोनों की रजिस्ट्री करा देगा, जो लोन के अगेंस्ट में चेक बनाए वो चेक लेके चला जाएगा, और उधर जो एग्जिस्टिंग लोन सेलर का चल रहा है वो बंद करवा देगा। तो मतलब इसकी भी पॉसिबिलिटीज हैं अगर आप करना चाहते हैं। अच्छा, मैंने एक टर्म सुनी थी, फ्लोटिंग इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड इंटरेस्ट। बिल्कुल, ये क्या टर्म्स हैं और मतलब क्या डिफरेंस है इन दोनों में, एंड व्हिच वन इज बेटर? सो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे कि नाम आपको सजेस्ट करता है, फ्लोटिंग, फ्लोट करता रहता है। सो हमारी इकोनॉमी कभी अच्छी होती है, बेहतर स्थिति में होती है, कभी थोड़ा सा स्ट्रेस में होती है, ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। करेक्ट। ठीक है, सो जब बैंक ने एक रेपो रेट, एक बेंचमार्क रेट डिसाइड किया है जिससे लिंक होकर सभी लोन्स के रेट्स डिसाइड होते हैं, सब बैंक्स उस रेपो रेट से लिंक अपने होम लोन के या क्या बोलते हैं लैब के रेट्स रखते हैं, राइट? अब क्या होता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होम लोन और लैब ये लॉन्ग टर्म के लोन्स, आपको 10 साल 15 साल 20 साल, अमूमन 20 साल की टेन्योर रहता है होम लोन का, 15 साल का टेन्योर रहता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का। अब ये एक अच्छा बड़ा टेन्योर है। इस 15 साल में या इस 20 साल में हो सकता है कि इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाए, ग्रो कर जाए, तो बैंक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता कर देगा, तो रेपो रेट कम होता जाएगा। और अगर हो सकता है कि इकोनॉमी में कुछ स्ट्रेस हो तो बैंक हो सकता है रेट्स बढ़ा दे, तो आपके होम लोन के रेट्स भी बढ़ जाएंगे। सो ये जो फ्लोट हो रहा है कि रेपो रेट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका होम लोन का रेट बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे रेट कम होता जाएगा आपके होम लोन के रेट्स भी वैसे वैसे कम होते जाएंगे, इसको कहते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, ये इकोनॉमी के साथ साथ फ्लोट करते रहते हैं। लेकिन इसमें कोई पक्का तो नहीं है फिर कि हमेशा मतलब घटेगा ही आगे जाके? बिल्कुल कुछ भी पक्का नहीं है। बढ़ेगा ये भी पक्का नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, पिछले 1.5 साल 2 साल से तो रेट बढ़ा ही नहीं है, कम ही हुआ है। अच्छा, तो जब इकोनॉमी बेटर पोजीशन में होती है तब गवर्नमेंट ईज देती है, सबको कुशन देती है सारे लोगों को कि आप थोड़ा प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें, कुछ लोन्स लें, बिजनेस में इन्वेस्ट करें, ताकि इकोनॉमी में और ग्रोथ आए, थोड़ा रिवॉल्विंग। बिल्कुल, जब इकोनॉमी पे थोड़ा सा स्ट्रेस आने लगता है, महंगाई बढ़ने लगती है, एकदम से इन्फ्लेशन जाता है, तो बैंक भी थोड़े से रेट बढ़ा देता है कि कैश की अवेलेबिलिटी इतनी आसानी से ना हो, लिक्विडिटी इतनी आसानी से मार्केट में ना आ जाए कि महंगाई इन्फ्लेशन और बढ़े, तो रेट्स भी थोड़े से बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, तो इसी को बोलते हैं फ्लोटिंग रेट। ठीक है, फिक्स रेट क्या होता है? जो जनरली
छोटे टेन्योर के लोन्स के लिए दिया जाता है, जैसे 3 साल 4 साल या 5 साल के लोन्स के लिए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। दैट मीन्स कि इकोनॉमी चाहे बढ़ती रहे चाहे घटती रहे, रेपो रेट बढ़े या घटे, इन 5 साल के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यही रहेगा, वो ना बढ़ेगा ना घटेगा। जितने भी आप शॉर्ट टेन्योर के लोन्स देखेंगे, पर्सनल लोन्स 2 से 12 महीने से लेकर और 5 साल तक का लोन होता है, ठीक है। कोई बैंक और एनबीएफसी हैं जो 7 ईयर्स के लिए भी देते हैं। और 2 व्हीलर लोन्स, ऑटो लोन्स, बिजनेस लोन्स, ये शॉर्टर टेन्योर के लोन्स हैं, ये सब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेंगे आपको, ठीक है। 90% 99% बैंक आई वुड से ये फिक्स रेट पे ही देते हैं। कुछ गवर्नमेंट बैंक्स हैं जिन्होंने अब लेटली ये शुरू किया है कि वो ऑटो लोन्स भी फ्लोटिंग रेट पे देने लगे, बट अदरवाइज आपको बाय लार्ज ये फिक्स रेट पे ही मिलते हैं। मतलब इनकी ईएमआई, इनका रेट सेम ही रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा चाहे कितना भी इकोनॉमी ऊपर नीचे हो। इन्फ्लेशन का कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। जो लॉन्ग टर्म लोन्स है, जैसे 15 साल के लोन, 10 साल के लोन, होम लोन्स हो गया, लैप हो गया, ये सब फ्लोटिंग पे ही रहते हैं और इनको फ्लोटिंग पे ही रहने में समझदारी है। कुछ बैंक्स टेम्परेरी फिक्स रेट भी ऑप्शन देते हैं। टेम्परेरी फिक्स रेट कैसा हुआ, जैसे आपको मैंने दे दिया कि 2 साल के लिए आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रखिए, 2 साल बाद फ्लोटिंग होगा। अच्छा, हाँ। अब ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा लेना चाहिए नहीं चाहिए, अगला सवाल यही है। बैंक ऐसा इसलिए करता है कि अगर बैंक को लगता है कि आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने वाले हैं, मैं आज कुछ कस्टमर्स ऐसे ऑनबोर्ड कर लूँ जो मुझे हायर रेट देते रहे अगले 2 साल के लिए, तो बैंक फिक्स के ऑप्शन निकाल देता है। अच्छा। और कई कस्टमर्स उसको ऑप्ट कर लेते हैं। जिन कस्टमर्स को ये पता है कि कस्टमर्स क्यों ऑप्ट करते हैं, उनको ये लगता है कि अगले 2 साल के लिए अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी। मुझे पता ना कि अगर 2 साल इकोनॉमी में बढ़े या घटे, मेरा रेट यही रहेगा। हाँ। ठीक है, तो वो लोग ऑप्ट कर लेते हैं। लेकिन घटा तो नुकसान भी तो होगा। बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। घटे में नुकसान बहुत ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि जब रेट घटता है तो आपका जो फिक्स है वो बहुत लंबे टेन्योर के लिए नहीं है, वो 1 साल या 2 साल के लिए ही रहेगा। सेमी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम बोलते हैं, वो थोड़े टेन्योर के लिए ही रहता है। उसके बाद फ्लोटिंग हो जाएगा, तो जैसे ही फ्लोटिंग होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इट विल अलाइन विद द मार्केट, ठीक है, कम हो जाएगा। तो ये तो हो गया फिक्स और फ्लोटिंग। नॉर्मली फिक्स रेट आज की तारीख में बहुत कम बैंक्स ऑफर करते हैं क्योंकि इकोनॉमी अवेयरनेस अब सबको इतनी ज़्यादा है, क्लाइंट्स को, कस्टमर इज़ फुली अवेयर कि कब रेट बढ़ने वाले हैं और कब घटने वाले हैं, ठीक है। तो एक आइडिया मिल जाता है क्योंकि सोशल मीडिया के होने से और अवेयरनेस इतनी बेहतर हो गई है, लोगों में नॉलेज भी इतनी बेहतर हो गई है कि अब उस जाल में कस्टमर फंसता नहीं, ठीक है। तो अगर कहीं ऐसा ऑप्शन आता है जहां पर हमें लगे कि नहीं यार नेक्स्ट 1-1.5 साल तो रेट नहीं घटने वाले या बढ़ने नहीं वाले, तो मैं फिक्स ले लूंगा। लोन्स लेने से पहले का एक ऐसा ब्रूटल सच जो कोई नहीं बताता। देखिए, ये तो आप राज की बात सारे उगलवा रहे हो। देखिए क्या है कि ये अवेयरनेस अब होती भी जा रही है और होनी भी चाहिए हर होम बायर को, हर बोरोवर को। जब आप लोन ले रहे हो तो कुछ एक फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको अच्छे से चेक इन रखना चाहिए। देखिए, पहली चीज़ तो जब आप लोन लेते हैं तो 3 की फैक्टर्स आप चेक करते हैं कि मेरे को कॉस्टिंग क्या पड़ेगी, करेक्ट, ठीक है। मेरे को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा, मेरी उसके ऊपर कॉस्टिंग क्या आएगी लोन लेने की। कॉस्टिंग एज इन बैंक जब भी कुछ लोन प्रोसेस करता है तो उसकी कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, तो वो बैंक प्रोसेसिंग चार्जेस लेता है। सेकेंड, थर्ड थिंग कि अब बैंक्स ने आफ्टर कोविड इंश्योरेंस को थोड़ा सा मैंडेटरी कर दिया है। आई वुड नॉट यूज द वर्ड मैंडेटरी यहाँ पर, बट एक्चुअली बैंक एम्फेसाइज करता है कि आपको इंश्योरेंस लेनी चाहिए। और अगर आप प्री कोविड और पोस्ट कोविड देखोगे, अगर प्री कोविड 100 लोन बुक होते थे तो शायद 100 में से 50% में इंश्योरेंस आती होगी। अब अगर आप पोस्ट कोविड बैठोगे तो 80 to 85% लोन में इंश्योरेंस आती ही आती है। अच्छा, क्योंकि बैंक भी इस चीज़ पे एम्फेसाइज करता है। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस कोविड के दौरान हुए जब फैमिली ने जब लोन लिया, मेन पर्सन फैमिली का कोविड में चला गया और उसके बाद पूरी फैमिली को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि बिकॉज द इंश्योरेंस वाज नॉट देयर, द लोन वाज नॉट कवर्ड इन दैट इंश्योरेंस। अब उसका जो आउटस्टैंडिंग है वो फैमिली को देना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉपर्टी। तो इंश्योरेंस का बेनिफिट ये है कि अगर आप लोन ले रहे हो और साथ में इंश्योरेंस होती है तो इन केस अगर आपको कुछ हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो आपके बिहाफ पे इंश्योरेंस
बिल्कुल। एजेंसीज वो लोन वो अमाउंट लोन आउटस्टैंडिंग क्लियर कर देती है। तो ये एक तीसरा फैक्टर है जो ज़रूर चेक करना चाहिए। और मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि लोगों को जब भी आप लॉन्ग टर्म का गोल रख के कोई भी लोन लेते हैं तो आपको इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए, वो बहुत हेल्पफुल है। इन 3 फैक्टर्स पे आप ज़रूर चीज़ें चेक कीजिए। एक चौथा सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि आपने लोन ले तो लिया, ये लोन क्लोज जब आप करने जाएंगे तब क्या प्रोसीजर रहेगा, ये ज़रूर चेक कीजिए। एक चीज़ और कि आप जब लोन लेते हैं तो कितने समय के लिए आपको लेना है या लेना चाहिए, ये आप किसी एक्सपर्ट से ज़रूर डिस्कस करिए। देखिए लोन के लिए भी क्या होता है कि एज अ लेमैन आपको लगता है कि यार मुझे अभी ईएमआई कम चाहिए तो मैं लंबे से लंबे टेन्योर का लोन ले लेता हूँ। लेकिन अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स कुछ और हैं, ठीक है, जिसमें लंबे टेन्योर का लोन सूट नहीं करता, देन यू विल फॉल इन अ ट्रैप। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके लिए लंबा टेन्योर आपके गोल्स के साथ में लंबा टेन्योर सूट करता है या नहीं करता, बट आप ले लोगे। देखा देखिए कि किसी ने कहा था 20 साल का लोन ले लेना चाहिए, ईएमआई कम पड़ेगी तो हम 20 साल का लोन ले लेते हैं, राइट। एंड सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर आपको लोन लेना चाहिए लंबे समय का और आप तो नहीं यार मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं पे करना, मैं छोटा ले लेता हूँ, बट जितनी छोटी ईएमआई जितना छोटा टेन्योर उतनी बड़ी ईएमआई, ये ध्यान रखिए। आपके कैश फ्लोज अगर आज इतने अच्छे नहीं हैं कि आप बड़ी ईएमआई पे कर सकें तो आपको वो रिस्क नहीं लेना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, आप स्ट्रेस में आओगे, ईएमआईज ऊपर नीचे होंगी, आपका क्रेडिट खराब होगा, क्रेडिट स्कोर खराब होगा, क्रेडिट सिबिल खराब होगा पूरा। सो आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटस देख के ये चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए कि टेन्योर क्या लेना है, लोन अमाउंट क्या लेना है मुझे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पड़ेगा, फीस क्या होनी चाहिए, और इंश्योरेंस मैं सजेस्ट करता हूँ ज़रूर लेनी चाहिए, चाहे आप कहीं से भी लीजिए, और देखभाल के और पढ़ के लेनी चाहिए, समझ के लेनी चाहिए। जो सबसे बड़ा, जैसे आपने बोला ब्रूटल फैक्ट ये है कि जो लोन सेल कर रहे हैं, जो इंटरमीडिएटरीज हैं या जो बैंक के आरएम्स हैं, उन लोगों को बहुत सी बार अपने ही प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती या वो कस्टमर को पूरी जानकारी पास ऑन नहीं करते। ओके, ठीक है। और उससे होता ये है कि कस्टमर की रजिस्ट्री सर पे है, उसे तो लोन लेना है तो वो फटाफट लोन ले लेते हैं और बाद में उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। राइट, तो इन फैक्टर्स का जरूर ध्यान रखें, बिल्कुल। ओके, अच्छा ये जो लोन वाला जो एरा है, ठीक है, आपको क्या लगता है कि ईएमआई के साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम कभी अचीव कर सकता है इंसान, एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान? बिल्कुल कर सकता है। देखिए जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल पूछा था मेरे से कि क्या होम लोन लेना चाहिए, 30 साल का टेन्योर लेना चाहिए या नहीं, या फिर अपने पैसे से प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए। इसका जवाब इसी के साथ लिंक्ड है। देखिए फाइनेंशियल फ्रीडम कब आती है, जब मेरे पास इतना कैश रिजर्व या लिक्विड रिजर्व पड़ा है जिससे कम मेरा लोन का आउटस्टैंडिंग है, वो मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम है। मुझे आज किसी का पैसा देना नहीं है, ठीक है। इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है, आप उसकी अपर लिमिट नहीं दे सकते। किसी के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम है कि मेरा एक घर अपना हो जाए, गाड़ी अपनी हो जाए। किसी के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम है कि मैं जी पूरी दुनिया घूम लूँ, 4-5 बंगले हो जाए, बड़ी गाड़ी हो जाए। सो फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन ना हर एक के लिए अलग अलग है। सो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम कब होनी चाहिए, जब आपके सर पे कोई ऐसा बर्डन ना हो जो आपको लगे कि मैं कल को मेरे होने या न होने से मेरी फैमिली के ऊपर कुछ बर्डन पड़ेगा। देखिए अगर आप लोन ले रहे हैं लंबे समय के लिए, आप साथ में इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए। आपको ये पता है गॉड फॉरबिड मुझे कुछ कल को हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी विल टेक केयर ऑफ दैट आउटस्टैंडिंग और मेरी फैमिली के ऊपर कुछ नहीं है, एंड द प्रॉपर्टी विल बी एन एसेट विद द फैमिली। तो आप फाइनेंशियली फ्री हो, कोई टेंशन नहीं है। सेकेंड पॉइंट, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आपको आपका पैसा होम लोन से ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे रहा है तो देयर इज नो पॉइंट इन प्रीपेइंग द होम लोन, जैसे हमने कहा था। सो क्या होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का, जल्दी पाने का एक तरीका और भी है। सपोज कीजिए कि आप 10 साल तक का लोन लेना चाहते हैं, ठीक है। आप 10 साल में जो ईएमआई आएगी वो ईएमआई आप पे कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है। तो आप चाहते हैं छोटे से छोटे टेन्योर का लोन लें, आई विल सजेस्ट लंबे से लंबे टेन्योर का लोन लीजिए। अब जितनी ईएमआई आप बचा रहे हैं, जो पैसा आप बचा रहे हैं, क्योंकि आप 20 साल का लोन लेंगे 10 की बजाय तो आपकी ईएमआई कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जो मंथली बर्डन ईएमआई पे जाना है वो कम हो जाएगा। जितना पैसा भी आप बचा रहे हैं उसकी साथ में सिप शुरू कर दीजिए। बट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो बढ़ेगा अगर हम लोग टाइम पीरियड बढ़ाएंगे तो।
रेट ऑफ इंटरेस्ट की कॉस्टिंग बढ़ेगी ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, इंटरेस्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, राइट। अब उसको कप अप करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको 10 साल 20 साल चलाना नहीं है लोन, लेकिन आप 20 साल के लिए लोन लीजिए। आपकी जो कॉस्टिंग, जो आप पैसा बचा रहे हो हर महीने की ईएमआई कम दे करके, उस पैसे की सिप शुरू कर दीजिए, ठीक है। सिप आपको दे रहा है 14% बेयर मिनिमम, अच्छे फंड में लगाएंगे। 10 साल का लोन आप वैसे भी चलाना चाह रहे थे, करेक्ट, 10 साल के लिए सिप भी चला लीजिए। आप देखेंगे कि जो लोन आपका 10 में खत्म होना था वो प्रोबेबली हो सकता है वो 7 में 8 में खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि जो आपने सिप की है फॉर कंटिन्यूस 6-7 ईयर्स, और म्यूचुअल फंड का सिप का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में रहें तो वो आपको मल्टीपल फोल्ड्स रिटर्न्स देता है, right. तो अगर आप 7 साल 10 साल इन्वेस्टेड रहते हैं उसमें, तो इधर से आपका जो आउटस्टैंडिंग है वो डिमिनिश हो रहा है, कम हो रहा है, उधर से आपके रिटर्न्स बढ़ रहे हैं। तो देयर विल बी अ पॉइंट जब आपकी रिटर्न्स या आपका पोर्टफोलियो विल बी इक्वल टू योर आउटस्टैंडिंग। एट दैट पॉइंट इन टाइम यू आर फाइनेंशियली फ्री। सो मतलब क्रंच ये है कि लोगों को सिर्फ लोन पर फोकस नहीं करना है, साथ साथ रिटर्न्स पे भी फोकस करना है कि और अवेयरनेस लें कि और कहाँ से वो अर्निंग सोर्सेज बढ़ा सकते हैं। एब्सोल्युटली, देखिए अल्टीमेटली पैसे का मतलब है पैसे से रिटर्न आप क्या जनरेट कर सकते हो। आप नया प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं तो एक एक्सपेक्ट तो ये है कि आप घर पे अपना घर खरीदते हैं सर पे छत के लिए, कि एक इमोशनल एंगल है कि मेरे फैमिली को एक सर छुपाने के लिए जगह मिले जो मेरी अपनी हो, जो कोई हिला ना सके। इसके अलावा जितनी बार भी आप लेते हैं प्रॉपर्टी, दोज आर मोस्टली फॉर इन्वेस्टमेंट्स ओनली। इन्वेस्टमेंट एज इन विद द आइडिया कि इससे हम कुछ रिटर्न ले सकेंगे। सो अल्टीमेटली तो पैसे का रिटर्न ही है ना। आप जितना पैसा कमा रहे हैं और जहाँ जहाँ लगा रहे हैं उसका मोटिव एक ही है कि आप उससे रिटर्न क्या मिल सकता है। राइट, अंडरस्टूड। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आई वुड से, कि बैंक से डायरेक्टली हम लोग लोन जो है वो ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। सो व्हाई शुड वी प्रेफर बिग पॉकेट? ठीक है, सो बिग पॉकेट आई वुड से नॉट बिग पॉकेट, इंटरमीडिएटरीज, ठीक है। वी रिप्रेजेंट बैंक, राइट, टू अ कस्टमर वी रिप्रेजेंट बैंक, बट फॉर अ बैंक वी रिप्रेजेंट कस्टमर, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, अगर आप डायरेक्ट बैंक के साथ, सपोज कीजिए आपके एक्स बैंक के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, आप 20 साल 30 साल से उनके साथ बैंकिंग कर रहे हैं, आप उनकी ब्रांच में जाते हैं तो ब्रांच मैनेजर आपको बहुत अच्छे से जानता है, सीट से खड़ा हो जाएगा, बिठाएगा, चाय पिलाएगा, उनके बैंक में जो बेस्ट मिल सकता है वो आपको देगा। आप उनसे लोन लेने जाते हैं, वो आपको बेस्ट रेट देंगे क्योंकि आपका बहुत अच्छा रिलेशन है। और हर ब्रांच, हर बैंक ये कोशिश करती है कि अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को अच्छा रेट दे, करेक्ट, ठीक है। लेकिन वो ये कभी नहीं बताएगा आपको कि वाई बैंक के पास मेरे से बेहतर प्रोडक्ट है, कभी भी नहीं बताएगा, राइट। पहला रीजन ये है क्योंकि मेरे पास बिग पॉकेट के पास वी आर वर्किंग विद मोर देन 30+ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें बैंक और एनबीएफसीज दोनों ही हैं। सो मेरे पास क्योंकि एक बुके है, ठीक है, वी हैव एन इन हाउस अंडरराइटिंग टीम। हम लोग क्लाइंट का एप्लीकेशन लेते हैं तो पहले हम अपने एंड के ऊपर स्क्रूटनी करते हैं। बैंक की पॉलिसीज हमें पता है, किस बैंक के क्या पॉइंट्स हैं, चेक्स हैं जो वो परफॉर्म करते हैं, वो क्या नंबर्स देखते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग आपकी पूरी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग करते हैं। देन वी डिसाइड कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आप किस कैटेगरी में फॉल इन करते हो। रिक्वायरमेंट तो आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो, करेक्ट। हर बैंक की पॉलिसी भी अलग है, हर बैंक की गाइडलाइंस अलग है, हर बैंक की रिस्क एपेटाइट अलग है, राइट। हो सकता है एक्स बैंक आपको इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर 1 करोड़ का लोन दे दे, हो सकता है दूसरा वाई बैंक इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको 50 लाख का लोन दे, और ये भी हो सकता है कि तीसरा बैंक बोले मैं तो जी आपको लोन दे ही नहीं सकता, आपका प्रोफाइल मेरी उसमें फिट नहीं होता, राइट। अब ये एक कॉमन लेमैन को नहीं पता, करेक्ट। एक इंस्टीट्यूशन लाइक बिग पॉकेट यहाँ पर आने से क्या होगा, बिकॉज वी हैव अ बुके ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसीज, वी हैव इन हाउस टीम जो रेगुलरली बैंक्स के साथ ट्रेनिंग्स करती रहती है। बैंक अपने प्रोडक्ट्स एंड पॉलिसीज से हमें अवगत कराते रहते हैं, ट्रेनिंग सेशंस होते रहते हैं। सो वी नो कि उनके बैंक्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनकी पॉलिसीज कैसे कैसे काम करती हैं। तो हम आपको उस बुके में से जो बेस्ट 2-3 ऑप्शंस है निकाल के आपको देते हैं कि आप यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ से आपको ये चीज़ बेस्ट मिलेगी।
अब कई बार क्या होता है, कस्टमर की प्रेफरेंस होती है, किसी कस्टमर की प्रेफरेंस है कि मुझे लोन अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक है। किसी कस्टमर की प्रेफरेंस है कि पैसा चाहे कम मिल जाए लेकिन कॉस्टिंग मेरे को बहुत क्रिटिकल है, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। कोई कस्टमर बोलता है कि मेरे को टर्म लोन की फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे ड्रॉप लाइन ओडी की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग है, उनका गोल अलग है। हम उनके गोल को, उनकी रिक्वायरमेंट को समझ के उनके डॉक्यूमेंट्स के और उनके क्रेडेंशियल्स के अकॉर्डिंग वो कहाँ फॉलो इन कर रहे हैं वो बताते हैं उनको, और फिर गिने चुने 2-3 बैंक्स में जहाँ से बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन है या जहाँ से बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनता है उनका लोन थ्रू होने का, वहाँ अप्लाई कराते हैं और उस प्रोसेस को पूरा थ्रू करवाते हैं। ये तो फर्स्ट स्टेप है कि आपने अप्लाई कहाँ करना है। हमारा काम इस सब के बाद शुरू होता है। आपने जब अप्लाई कर दिया तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट देना, बैंक्स के साथ में आपकी कम्युनिकेशन क्लियर रखना। बैंक्स की कुछ रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिए उसके बाद बैंक कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा। आपके डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद बैंक भी 10 तरीके के क्वेश्चन करता है। वो आपसे मिलने भी आते हैं, आपसे मुलाकात करके समझना चाहते हैं, आपसे बात करके समझना चाहते हैं कि आप क्या काम करते हैं, आपके फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, वो सारी चीज़ें वो लोग चेक करते हैं, राइट। अब ये सारी प्रोसेस को थ्रू कराना, ठीक है। कहीं अगर उनको डाउट है, बैंक को कहीं कुछ पॉइंट्स तो बैंक के भी पेन पॉइंट्स होंगे कि जी ये डाउट है मुझे इन कस्टमर के ऊपर, आप इनको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, उनके मिटिगेंट्स ढूंढना। क्लाइंट की पूरी, कई बार तो आप मानेंगे कि हम क्लाइंट्स के साथ जब डिस्कशन करते हैं ना तो हम बहुत सारी इधर उधर की चीज़ें ऐसी पूछ लेते हैं जो एट टाइम्स कस्टमर को लगता है ये तो रेलिवेंट नहीं है, बट ऐसा नहीं है। जब बैंक्स के क्वेश्चन आते हैं आगे से तो वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ कि अगर मेरे पास क्वेश्चन आए तो मेरे पास उसका आंसर होना चाहिए। उससे होगा ये कि एट दैट पॉइंट इन टाइम जो क्रेडिट मैनेजर अंडरराइट कर रहा है आपके प्रपोजल को, उसको वन शॉट सबके आंसर्स मिलेंगे। और अगर मैं वो मिटिगेंट्स उनको दे सकता हूँ जो उसको केस अप्रूव करने में सहायक है, तो मेरा टैट फास्ट होता है, मेरा लोन जल्दी प्रोसेस होता है, कस्टमर की डिज़ायर जल्दी फुलफिल होती है और हम ट्रांजेक्शन को सीमलेसली थ्रू कर पाते हैं। सो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि आप अपने बैंक के पास जाइए, बिल्कुल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका बैंक सिर्फ वही बताएगा जो उनके बैंक के पास बेस्ट है। वो ये नहीं बताएंगे कि साथ वाला बैंक मेरे से बेस्ट रेट दे रहा है, मेरे से बेस्ट प्रोडक्ट दे रहा है, वो नहीं बताएंगे, ये हम बताएंगे आपको। सो आई एम सॉरी टू कॉन्ट्राडिक्ट दिस, लेकिन क्या ऐसा नहीं होता कि जब हम लोग मल्टीपल लोन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहीं एक से भी रिजेक्ट हो गया तो हमारे सिबिल पे तो इम्पैक्ट आएगा उस चीज़ का? देखिए, मल्टीपल, जैसे आप घर खरीदने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम 10, 20, 25 बैंकों में एक साथ लगा देते हैं एप्लीकेशन, ऐसे नहीं रख सकते एप्लीकेशन, हम नहीं लगाना चाहेंगे। सेकंड क्या होता है, क्योंकि अगर मैं जब स्टडी कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स, तो मेरी जो एडवांटेज है आपको वो यही है कि मैं शॉर्टलिस्ट करके, स्क्रूटनाइज करके ही आपको बताऊंगा कि यहाँ से हो जाएगा। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो दोज आर बियॉन्ड माई परव्यू, सिविल में कुछ ऐसा निकल आया, या आपकी प्रॉपर्टी की, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो बैंक उसकी टेक्निकल वेरिफिकेशन कराता है, उनकी वैल्यूएशन एजेंसी होती है उससे, और बैंक लीगल के एजेंसी से लॉयर, जो पैनल लॉयर होते हैं, उनसे आपके डॉक्यूमेंट्स की चेन भी चेक कराता है। उसमें अगर कुछ निकल आता है तो वो मेरे परव्यू से बाहर है, करेक्ट, राइट। मैं हर प्रॉपर्टी जाके नहीं देख सकता हूँ, बट जहाँ जरूरत होती है हम पहले जाके देखते हैं प्रॉपर्टी, जहाँ भी हमें डाउट होता है। बट जब भी आप प्रॉपर्टी की टेक्निकल एस्पेक्ट तो एक इंजीनियर ही बताएगा ना, लीगल एस्पेक्ट तो एक लॉयर ही बेहतर बताएगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, इज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, तो वही बताएगा, हम उसी पे रिलाई करते हैं। दो आउट ऑफ एक्सपीरियंस हम बहुत सारी चीज़ें खुद ही पढ़ लेते हैं पहले, बट फिर भी वी वेट फॉर दैट रिपोर्ट, लॉयर की रिपोर्ट आती है और उसमें कुछ एडवर्स आता है जो बियॉन्ड मेरे कंट्रोल है, वो मैं आपको पहले नहीं बता पाऊंगा, वो बाद में बता पाऊंगा। उसमें अगर कुछ रिजेक्ट होता है तो वो मेरे हाथ में नहीं है। अदरवाइज मैक्सिमम चीज़ें हम, आई वुड से 90% एलिजिबिलिटी वाइज, कस्टमर कितने लोन के लिए एलिजिबल है, प्रोसेस कैसा रहेगा, कहाँ कब क्या क्या चेक्स होंगे, जिस बैंक में हम अप्लाई कर रहे हैं उस बैंक का कैसा प्रोसीजर है, वो सब चीज़ हम आपको पहले ही कस्टमर को एजुकेट करते हैं, बताते हैं कि सर ये प्रोसेस ऐसा रहेगा। और खासकर होम लोन के जैसे प्रोडक्ट में, जहाँ पर लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं ना, तो बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि डिसबर्सल्स के अंदर इतना डिलेज हो रहे हैं, दो पार्टीज रजिस्ट्रार के ऑफिस में खड़ी हैं और डीडी नहीं पहुंच रहा है। वो बहुत एम्बेरसिंग है। आप सेलर हो, बायर हो, सेलर सामने खड़ा है, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होनी है, दे आर वेटिंग, कह रहे भाई डीडी तो लाओ, और पता लगे बैंक का लॉयर डीडी लेके पहुंचा ही नहीं।
तो वो चीज़ें पूरा कोऑर्डिनेट करवाना, ये लैप्सेस कई बार हो जाते हैं, उन लैप्सेस को, गैप्स को फिल करना, दैट इज आर्ट। ताकि आपका ये जर्नी, जो सपनों का घर आप खरीदने जा रहे हो, उसका जो पूरा प्रोसेस है वो स्मूथ रहे। स्टार्टिंग में ही आपका मन खराब ना हो जाए कि अरे ये क्या हो गया। जो कि मुझे लगता है बहुत जरूरी है। इट्स लाइक बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आप एक अच्छी नई चीज की शुरुआत करने जा रहे हो, तो आपको अच्छे मन से, पॉजिटिविटी से शुरुआत करनी चाहिए। सो हमारी कोशिश यही रहती है, हमारी जो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है वो प्रपोजल को अच्छे से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पूरा प्रोसेस कैसा कैसा रहेगा, और अगर कहीं डिलेज है या गैप्स है तो उनको फुलफिल करने की भी कोशिश की जाती है। प्लस हमारे पास वी हैव एन इन हाउस कस्टमर केयर, तो आपकी ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये ट्रांजैक्शनल बिजनेस है, मैंने आपसे एक बार लोन दिया, अब रोज तो आप लोन नहीं लेते हैं, राइट? आपने एक बार लोन लिया, बहुत सारे लोग तो जिंदगी में एक ही बार लोन लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक बार लोन लिया उसके बाद आपका मेरा रिलेशनशिप खत्म। आपको उस लोन से रिलेटेड कुछ भी जानना है, या जस्ट अ कॉल अवे, आप फ़ोन करिए, आप बताइए, अपने आरएम से बात कीजिए, वो आरएम आपको हेल्प करेगा लोन स्टेटमेंट्स लेने में। आप प्रीपेमेंट करना चाहते हैं तो प्रीपेमेंट करने में, अगर गलती से कभी आपका कोई ईएमआई बाउंस हो गया है या रिटर्न हो गया, आप टाइम से नहीं पेमेंट कर रहे तो आपकी पेमेंट्स करवाने में। सो ये सारी चीज़ें हम हेल्प करते हैं अपने क्लाइंट्स को। लोन खत्म होने के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करवाने में, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी बैंक के पास रहते हैं और हमें रहता है यार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, हमारी तो जागीर यही है। अगर वो सही सलामत वापस नहीं मिले तो हमने क्या किया, बहुत से लोग, जो मेजॉरिटी क्या करती है कि जब आपने लोन ले लिया, जब आपने आपसे डॉक्यूमेंट लेके बैंक को देने थे तब तो हम आपके साथ थे, लेकिन जब आपको वापस लेने हैं तब हमारा पता ही नहीं। तब आप अपने यू आर ऑन योर ओन, आप अपने आप से जा रहे हैं, बैंक में ढूंढ रहे हैं कौन सा पेपर है कौन सा नहीं है, खुद से चेक कर रहे हैं। वो चीज़ नहीं होती। हम एक रिलेशनशिप को कंप्लीट एंड टू एंड सॉल्यूशन देने के लिए जाने जाते हैं। और मैं सही बोलूँ तो हम ये नहीं कहते कि हम लोन बेचते हैं, हम ये बोलते हैं कि हम सॉल्यूशन देते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे कि आपको कैसा लोन लेना चाहिए। कई बार आपको लगता है कि आपको बिजनेस बढ़ाना है और आपके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के लिए लोन ले लेंगे, बट बहुत सी बार सिक्योर्ड लोन एक अच्छा विकल्प नहीं रहता। कई बार आपकी रिक्वायरमेंट बहुत छोटी है तो हो सकता है आपको छोटा लोन लेना चाहिए, वो ज़्यादा समझदारी है। तो ये चीज़ें हम अपने कस्टमर को बताते हैं। तो मैं बोलता हूँ हमेशा कि वी डोंट सेल लोन्स, वी सेल सॉल्यूशंस। दिस इज बिग पॉकेट। बिग पॉकेट के साथ बढ़ो बेफिक्र। नाइस नाइस, दैट वाज सच एन इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट विपुल जी। क्योंकि बहुत सारे लोग से मैं बात करती हूँ, लेकिन हर कोई ना इतने इनसाइट्स शायद शेयर नहीं कर पाता जितने आपने आज करे। बहुत क्वेश्चंस रह गए हैं, सो वी लीव इट फॉर अनदर एपिसोड। हम लोग आप क्वेश्चंस की झड़ी लगाते रहिए, मैं जवाब देता रहूंगा। बहुत क्वेश्चंस आई मेरे दिमाग में, लेकिन शायद लोग इतना लंबा पॉडकास्ट ना सुन पाए एक ही बार में। सो विल शूट अनदर एपिसोड फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। एंड कैसा लगा आपको यहाँ आके? अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए प्लीज। मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके का एनवायरनमेंट आपने मेंटेन किया है और जो इन्फॉर्मेशन आप निकाल रही हैं खुद के अंदर से, वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। फॉर अ कॉमन मैन घर लेना एक सपना रहा है हमेशा, और अवेयरनेस ना होने के कारण वो बहुत सी बार इसमें धोखा भी खाते हैं, नुकसान भी उठाते हैं। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी जानकारी लोगों तक पहुंची है जो पहले नहीं थी, और आई एम श्योर कि they'll look forward to the next podcast. They'll wait for it. I'm sure about it. Thank you so much for being here. Thank you for watching this podcast till the end. अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी गेस्ट आप तक लाते रहें और इंडस्ट्री के और इनसाइट्स भी आप तक शेयर करें, तो हमारे चैनल पॉडकास्ट विद आशी को अभी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। हमारे दूसरे चैनल आरुषि विद क्लिप्स को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स आप वहां पर देख सकें।